सो हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियाशा गुप्ता फ्रॉम सेकंड प्रॉफ MBBS। सो ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं पूरी की पूरी फार्माकोलॉजी जो है वो क्रैश कोर्स की तरह ख़त्म करा दूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेके वो सारे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मैंने कुछ मेमोनिक्स बना रखे हैं यूजेस और ADRs को डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा हम फ्लो चार्ट्स वगैरह देखेंगे जिससे हमें रिटेन भी रहे। तो शुरू करेंगे हम लोग कीमोथेरेपी वाले चैप्टर से। उसमें भी सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं एंटी मलेरिया ड्रग्स से। हम इसमें बेसिकली वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसकी आने की गारंटी सबसे ज़्यादा है, जो हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उससे। इसके अलावा मैं तुम्हें ओवरव्यू भी दूंगी चैप्टर का, क्योंकि ओवरव्यू लेना भी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ आ सकती है क्या नहीं। तो बेसिकली हम लोग PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। डिटेल वीडियो आप अलग से चैनल पे चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। अगर हम बात करें एंटी मलेरियल ड्रग्स की, तो इसकी क्लासिफिकेशन एज सच पेपर में आ जाती है। तो ये वो चैप्टर है जिसकी क्लासिफिकेशन याद करनी है। सारे चैप्टर्स की क्लासिफिकेशन याद नहीं करनी, क्योंकि इतना कुछ हमें याद नहीं हो सकता। बट कुछ चैप्टर स्पेसिफाइड है कि हाँ इसकी क्लासिफिकेशन याद करनी है, इसकी नहीं। तो उसकी अगर आप एक लिस्ट चाहते हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटी मलेरियल ड्रग्स, इसकी हमने क्लासिफिकेशन याद करनी है। एक इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन है जो हमने याद नहीं करनी। उसके बाद हमारी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, और फिर हमारी आ जाती है तीसरी वाली क्लिनिकल इंडिकेशन, मतलब क्लिनिकल यूटिलिटी के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये साइकिल देखते हैं इसका, जिससे क्लासिफिकेशन को याद करना काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये साइकिल को देखो, ये हमारा जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो था उसने मैन को काटा। जब फीमेल एनोफिलीज ने काटा तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में हमारी स्पोरोजोइड फॉर्म थी। स्पोरोजोइड फॉर्म हमारी मैन में चलेगी। स्पोरोजोइड जब मैन में गई तो सबसे पहले वो जाती है लीवर में। लीवर में जाके अब उसके साथ दो चीज़ें हो सकती है, यहाँ तो वो टिश्यू शाइजॉन्ट में कन्वर्ट हो सकती है या वो लेटेंट फॉर्म में रह सकती है, जिसे हम हिप्नोजॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि दो चीज़ें हो सकती है उसके साथ। यहाँ तो वो लेटेंट फॉर्म में रहेगी जिसे हम हिप्नोजॉइड बोलते हैं, या वो कन्वर्ट हो सकती है हमारे टिश्यू साइजॉन्ट में। टिश्यू साइजॉन्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारी लिवर के अंदर रह रही है। ठीक है, हिप्नोजॉइड का भी याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो P. falciparum है, प्लाज्मोडियम falciparum, उसमें हमें हिप्नोजॉइड फॉर्म नहीं दिखने वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसकी जो क्योर है उस पर भी फ़र्क आ जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जो टिश्यू साइजॉन्ट है तुम्हारे, वो बाहर जब ब्लड की तरफ जाएंगे तो वहाँ जाके वो मीरोजॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मीरोजॉइड हमारे जो हैं वो RBC के अंदर एंटर करेंगे। जब वो RBC के अंदर एंटर करे तो वो ब्लड में अब शाइजॉन्ट रिलीज़ करने वाले हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि पहले वो RBC में एंटर करे। RBC में एंटर करने के बाद वो हमारे रिलीज़ करने वाले हैं ब्लड में शाइजॉन्ट, और ब्लड में जब शाइजॉन्ट हमारे रिलीज़ हो जाएंगे तो वो दोबारा मीरोजॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट होके ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर वो RBC में चले गए तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो RBC का लाइसिस हो सकता है। ठीक है, और हमें जब RBC का लाइसिस होता है तब हमें जो फीवर वगैरह वो वाले सिम्टम्स आएंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स बन सकते हैं। अगर गेमेटोसाइट्स बने तो वो हमारी फर्टिलाइजेशन के लिए अगर दोबारा किसी मॉस्किटो ने काटा तो उसके अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर फर्टिलाइज करके स्पोरोजोइड बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार देखो क्या था स्पोरोजोइड जो मैन के अंदर गए। स्पोरोजोइड हमारे कन्वर्ट हुए हिप्नोजोइड में या फिर हमारे शाइजॉन्ट में, टिश्यू शाइजॉन्ट में। ठीक है, और उसके बाद हमारा मीरोजोइड RBC में चला गया और फिर हमारे ब्लड शाइजॉन्ट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब जो RBC में जब ये चला गया उसके बाद ये हमारा मेल और फीमेल गेमेटोसाइट्स बने, जो उसके बाद आगे फर्टिलाइज हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन को याद करने की बात करें तो क्लासिफिकेशन को ऐसा दिखाने से पहले मैं तुम्हें क्लासिफिकेशन समझाना चाहूँगी। देखो, सबसे पहले हमने एक याद रखनी है, ये टिश्यू शाइजॉन्ट। ठीक है, टिश्यू शाइजॉन्ट पे हमारी जो मेन ड्रग काम करने वाली है वो है हमारी प्रीमाक्वीन। अगर पेपर में क्वेश्चन आया ना, आएगा भी प्रीमाक्वीन पे ही। और इसके अलावा हमने याद करनी है प्रोगोनिल। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी प्रीमाक्वीन है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा अगर आया। ठीक है, उसके बाद हमारी आ गई ब्लड शाइजॉन्ट। ब्लड शाइजॉन्ट के लिए तुमने जो ड्रग याद रखनी है वो हमारी है मेनली क्लोरोक्वीन। ठीक है, और क्वेश्चन आया तो क्लोरोक्वीन, क्वीन, इसी पे आएगा मेफ्लोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन याद रख सकते हो, मेफ्लोक्वीन याद रख सकते हो, क्विनीन याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारी मेन जो तुमने ये याद रखनी है, टिश्यू शाइजॉन्ट में हमारी प्रीमाक्वीन और हमारी ब्लड शाइजॉन्ट में क्लोरोक्वीन, क्विनीन, कुछ भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। अब हम प्रोफाइलेक्सिस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक हमारा होता है कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। जो हमारा कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस होता है, कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि
बेसिकली जब हमें डिसीज़ है नहीं बट हमें डिसीज़ होने के चांसेस है, तो हमारे डिसीज़ होने के चांसेस किसकी वजह से है? हिप्नोज़ॉइड की वजह से। तो बेसिकली वो ड्रग्स जो हिप्नोज़ॉइड को ख़त्म करने में यूज़ आती हैं, उनके लिए हम लोग बात करते हैं कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, तो ये फिर हमारी लिवर में आ गई। तो लिवर में हमने कौन सी 2 ड्रग्स की है? प्रीमाक्विन और प्रोगुएनिल। तो अगर हम कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो उसके लिए हमारी ड्रग्स कौन सी होगी? प्रीमाक्विन और प्रोगुएनिल। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस। सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है कि अब ये जो हमारा आरबीसी है, जब ये रिलीज़ होगा, टूटेगा तो सिम्टम्स आए। तो ये सिम्टम्स जो आने हैं वो आरबीसी के रिलीज़ होने की वजह से आने हैं। तो आरबीसी रिलीज़ नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मतलब आरबीसी से वो जो हमारा मॉस्किटो है, वो जो हमारी मीरोजोइड फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ नहीं होगी, तो सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी सप्रेसिव है ना, उसमें सेम ब्लड में आ गया तो क्लोरोक्विन, क्विनीन, मेफ्लोक्विनीन, ये सारी ड्रग्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हो आप। उसके बाद आ गई हमारी क्लिनिकल क्योर। क्लिनिकल क्योर में वही जो फिर क्लिनिकल अटैक्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आ गया रिलैप्स। रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, रिलैप्स हमारा किसकी वजह से हो रहा है? ये जो हमारा हिप्नोज़ॉइड फॉर्म पड़ी है उसकी वजह से। तो वहाँ हमारी ड्रग्स कौन सी आ जाएगी? फिर प्रीमाक्विन। तो इस तरह से याद रखोगे तो तुम्हारा जो है याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गमीटोसाइडल एजेंट्स है, यहाँ पे भी हमारी कौन सी आ गई? प्रीमाक्विन। तो जो हमारी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं मलेरिया वाले चैप्टर में, वो एक है प्रीमाक्विन और एक हमारी है क्लोरोक्विन। तो एक बार अब यहाँ से आप क्लासिफिकेशन देखो। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन को देखें तो सबसे पहली हमारी है टिश्यू शाइजोन, मतलब जो टिश्यू के अंदर शाइजोन को मार रही है। ठीक है, उसमें हमने कौन सी ड्रग की थी? प्रीमाक्विन और प्रोगुएनिल। ये लिवर की बात कर रहा है, लिवर के अंदर कौन सी ड्रग्स मार रही है। फिर हमारा आ गया ब्लड शाइजोन। अब ब्लड के अंदर कौन सी मार रही थी? एक मैंने यहाँ पर समझाई थी, क्लोरोक्विन। ठीक है, बेसिकली सबसे यहाँ पे पहले क्लोरोक्विन याद रखो, क्विनीन याद रख लो और मेफ्लोक्विनीन याद रख लो। ठीक है, तो ये हमारी ब्लड शाइजोन वाली आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे हमने किया था ब्लड शाइजोन कर लिया, फिर हमने किया था गमीटोसाइडल में। गमीटोसाइडल में भी हमने याद किया प्रीमाक्विन। एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग जो मैंने तुम्हें बताना भूल गई, जो सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिमिसिनिन। तुम्हें एक क्वेश्चन आ सकता है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, वो हम आगे बात करने वाले हैं। तो एक आर्टिमिसिनिन, तो 3 ड्रग्स है जो तुमने याद रखनी है, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन और आर्टिमिसिनिन। ये हमारा ट्रीटमेंट और जो है क्लासिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन स्टेजेस के बेसिस पे कैसे है। टिश्यू में प्रीमाक्विन, शाइजोन में हमारी क्लोरोक्विन, क्विनीन और मेफ्लोक्विनीन। ठीक है, इसमें रैपिडली एक्टिंग, स्लो एक्टिंग होती है, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। और गमीटोसाइडल में आर्टिमिसिनिन और प्रीमाक्विन। आगे बात करते हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस के बेसिस पे। क्लिनिकल इंडिकेशन के बेसिस पे सबसे पहले हमारी आ गई कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस। कैजुअल प्रोफाइलैक्सिस में हमारी कौन सी ड्रग आएगी? सेम वही जो तुम्हारे से पहले बात मैंने की है, प्रोगुएनिल और प्रीमाक्विन। ठीक है, उसके बाद हमारी आएगी सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस, उसमें आएगी क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विनीन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। आगे आ गया प्रिवेंट रिलैप्स। रिलैप्स को कौन प्रिवेंट करेगा? सेम प्रीमाक्विन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होगी। आगे हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स देखते हैं। तो बात करें सबसे पहले ड्रग्स की, इसमें एक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन और आर्टिसनेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा जो ट्रीटमेंट है मलेरिया का, फेल्सीपैरम का कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड और वाइवेक्स का कॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है, वो आगे हम रेजिमेन भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्लोरोक्विन की। क्लोरोक्विन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि क्लोरोक्विन हमारी एक बेसिक ड्रग है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन हमारी एक बेसिक ड्रग है। बेसिक ड्रग होने की वजह से क्या होता है, अब ये बेसिक ड्रग है तो जो हमारा इसका जो वैक्यूल है ना, वो एसिडिक होता है। इसको पहले यहाँ पे समझो, जो हमारा वैक्यूल है वो एसिडिक होता है, जो हमारी ड्रग है वो बेसिक है। तो बेसिक और एसिडिक जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे बेसिक ड्रग है वो एसिडिक फूड जो है वो ले लेगा, जिससे क्या होगा, जब उसने ले लिया तो जब ये ड्रग के अंदर आ गई, जो हमारा ये वैक्यूल पड़ा था उसके अंदर तुम्हारी ये जो क्लोरोक्विन है वो आ गई। ठीक है, एसिडिक थी ये वैक्यूल और ये बेसिक ड्रग थी, इसकी वजह से ये जो ड्रग है इसके अंदर आ गई। जब वो उसके अंदर आ गई तो जो हीमोग्लोबिन से हीम और हीमोजोइन बनना था ना, इसने हीमोजोइन को बनने नहीं दिया, उसने ये वाले स्टेप को इनहिबिट कर दिया। तो उसने इनहिबिट कर दिया कन्वर्जन ऑफ हीम टू हीमोजोइन, हीमोजोइन को उसने बनने नहीं दिया।
अब जब हीमोजॉइन बनता था तो वो नॉन टॉक्सिक था, वो सेल को नहीं तोड़ता था। तो बेसिकली जब हीम बन गया वो टॉक्सिक है तो वो सेल को तोड़ देगा, सेल डिस्ट्रॉय कर देगा उसके सिम्टम्स आने से पहले ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोक्वीन हमारा क्या करता है, बेसिक ड्रग है जिसे एसिडिक फूड वैक्यूल्स जो है ले लेती है, जिससे वो हीम को हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं होने देता। जब वो कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, अब हीम बन गया, हीम जो क्या करेगा, वो अब ड्रग के साथ बाइंड हो गया हुआ है तो वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो जो पैरासाइट है हमारा वो किल हो जाएगा, क्योंकि ये टॉक्सिक है जो हमारा हीम है। तो जो हमारा अंदर पैरासाइट पड़ा हुआ है वो हमारा किल हो गया। तो हमने जो सप्रेसिव प्रोफाइलैक्सिस करनी थी कि जो आरबीसी के रिलीज की वजह से सारे सिम्टम्स आते थे वो आए नहीं, क्योंकि हीम जो टॉक्सिक था उसने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, और हीमोजॉइन बना ही नहीं। तो ये हमारी क्लोरोक्वीन की होगी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुमने ये लिखना है क्लोरोक्वीन का, कि क्लोरोक्वीन की ना रेजिस्टेंस आ रखी है हमारी फेल्सीपैरम मलेरिया में, ठीक है। अब क्लोरोक्वीन की जो है अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना कि क्लोरोक्वीन की जो हमारे एडीआरस हैं, एडीआरस इसके इम्पॉर्टेंट है क्लोरोक्वीन के। तो क्लोरोक्वीन देखो क्या क्या कर रही है, क्लोरोक्वीन के एडीआरस में आई रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगी। देखो जो हमारी क्लोरोक्वीन होती है ना उसकी रेटिना को लेके अफिनिटी ज़्यादा है, तो बेसिकली क्लोरोक्वीन हमारी रेटिना में चले जाती है। तो क्लोरोक्वीन से हमारी क्या होगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉमन होगी। अब किसी भी ड्रग में तुम स्किन रैश, इचिंग और हेडेक तो लिख ही सकते हो, मेन इसमें विजुअल डिस्टर्बेंस। तुम ये कैसे याद रख सकते हो, क्लोरोक्वीन की जो है रेटिना को लेके अफिनिटी ज़्यादा है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद कार्डिक एरिथमिया, कन्वर्जेंस और कार्डिक हार्ट रेट। तो बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, जो हमारी क्लोरोक्वीन है बेसिकली तुम्हें आई तो याद रहने ही वाली है, ठीक है। अब उसके बाद तुम हार्ट याद रखो, सी से कार्डिक साइड इफ़ेक्ट्स आने, सारे के सारे जितने भी कार्डिक इफेक्ट आ सकते हैं वो आने हैं, ठीक है। तो इसे सी याद रखो। तो कार्डिक अरिथमियास, कार्डिक कन्वर्जन्स, कार्डिक अरेस्ट, वो सारा हो गया। और एक इसकी विजुअल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, वो चीज़ होगी, ठीक है। और अगर हम इसे लॉन्ग टर्म, तुम्हें ये एक्सप्लेन वाई करके आ सकता है कि लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर तुम दे रहे हो क्लोरोक्वीन की, तो अब थैल्मिक जो है एग्जामिनेशन वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस करवा देता है, इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है रेटिना के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारी आगे ये पॉइंट आ गया। अब इसके यूजेस याद करने के लिए, निमोनिक है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया ही निमोनिक है। और एडीआरस के लिए तुम्हें मैंने याद रखने के लिए कहा था सी, क्लोरोक्वीन ही याद रखो कि सी से कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरिथमिया सारा, और इसकी आई के लिए इन्फिनिटी ज़्यादा, तो विजुअल डिस्टर्बेंस। बाकी तो तुम नॉर्मल लिख ही रहोगे, स्किन रैश, इचिंग, ठीक है। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करनी है, वो सारा सेफ़ है, प्रेगनेंसी में तुम दे सकते हो इसको, पर एपिलेप्सी में नहीं देनी। अब यूजेस में इसका यूजेस खुद मलेरिया ही है। मलेरिया में क्या है, एम से तो क्या हो गया मलेरिया, ठीक है। ए से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए से हमारा एमीबियोसिस में दे सकते हो। एल से हमारा ल्यूपस लेप्रा रिएक्शन जो लेप्रोसी में होता है वहाँ दे सकते हो। फिर हमारा आ गया मलेरिया में RA, ऐसे याद रखो AR की जगह। रोमेटाइड अर्थराइटिस में दे सकते हो, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और ऑटोइम्यून। देखो क्लोरोक्वीन जब तुम सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में मलेरिया तो आएगा ही, क्योंकि मलेरिया की ड्रग है, तो मलेरिया इसका निमोनिक है, ठीक है। अब मलेरिया के लिए दे सकते हो क्लोरोक्वीन, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया के एक्यूट अटैक्स के लिए, ठीक है। और रेडियल क्लोर वो तुम खुद लंबा कर लेना, ठीक है। दूसरा हमारा उसके बाद पहला यूज़ क्या है, मलेरिया के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा हमने मलेरिया में बोला था ए हमारा क्या है, अमीबियासिस, ठीक है। ये तुम पता कैसे याद रखो, हमने कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मलेरिया वाला पढ़ना है, इसके बाद हमने अमीबियासिस वाला चैप्टर और हेलमिंथिस वाला पढ़ना है। तो वो आ गया लेप्रा रिएक्शन, ठीक है, मलेरिया ये हो गया। फिर AR, इसको ऐसे याद रख लो, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और ऑटोइम्यून डिसीजेस। तो ये हमारे 5 यूजेस हो गए उसके। तो ये हमारा हो गया। और एक इसकी डोज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी क्लोरोक्वीन की डोज है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम डोज में ये वाली डोज नहीं याद रखनी, हम टेबल में से याद रखेंगे कि जो हमने क्लोरोक्वीन देनी है ना, वो हमने 600 mg स्टैट देनी है। जो हमारा एक्यूट अटैक आया ना मलेरिया का, जब भी किसी बंदे को एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया है, तो एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया, इसमें ध्यान रखो फेल्सीपैरम नहीं लिखा, फेल्सीपैरम को छोड़ के बाकी सबका सेम है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या करना है, क्लोरोक्वीन देनी है 600 mg स्टैट,
ठीक है। अब ये देते कैसे है ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा देख लो, ठीक है। एक बार तुम्हें मैं ना ये थोड़ा अच्छे समझाती हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा और ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे तुमने देना है इसको। तो देखो जो हमारी क्लोरोक्वीन है वो हमने 600 mg स्टैट देनी है, ठीक है। हमने क्या करना है 2 टैबलेट्स एक दिन में देनी है। ये जो रेजिमेन है ना ये त्रिपाठी वाला है, वो शानबाग वाला नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मेरे जो नोट्स होंगे ना तुम्हारे कंपाइल अप होंगे शानबाग और त्रिपाठी को लेके एंड इम्पॉर्टेंट के रिगार्डिंग होंगे सारे, ठीक है। 2 टैबलेट्स हमने देनी है इन अ डे एट अ टाइम देनी है, ठीक है। और ये हमने देनी है इस तरह से कि 600 mg स्टैट हमारा डोज हो, ठीक है। उसके बाद 6 घंटे बाद अदर टैबलेट देनी है, ठीक है। ये पहले दिन की होगी, 2 टैबलेट्स एक साथ देनी है, ठीक है। ये जो है 300 mg होंगी, ये भी टोटल 300 mg होगी, ठीक है। ये होगी। उसके बाद हमने 6 घंटे बाद दी। उसके बाद हमने अगले दिन 24 घंटे के बाद उसको दूसरी टैबलेट देनी है जो पूरी क्या होगी 600 mg होगी, ठीक है। उसके बाद हमने 48 आवर बाद, मतलब ये सेकंड डे होगी और ये हमारी थर्ड डे होगी, उसको एक और टैबलेट देनी है जो 300 mg स्टार्ट होगी। तो ये रेजिमेन है क्लोरोक्वीन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टोटल 600 mg स्टैट क्लोरोक्वीन देनी है, ये ऊपर लिख दो। 2 टैबलेट्स एक दिन में देनी है जो 300 mg है। फिर हमने 6 आवर्स के बाद हमने उसको 300 mg स्टैट की दूसरी देनी है, ठीक है। 24 आवर बाद हमने दूसरी देनी है 600 mg और 48 आवर बाद हमने 300 mg देनी है। तो ये हमारी क्लोरोक्वीन की डोज होगी एक्यूट अटैक के लिए है, ठीक है। अगर यही एक्यूट अटैक हमारा फैल्सीपैरम का हुआ होगा तो फिर हम क्या करेंगे, साथ में हमने एक और चीज़ देनी है। ये चीज़ हमने दे दी क्लोरोक्वीन की डोज, साथ में हमने प्रीमाक्वीन देनी है। अगर हम, ये तो एक्यूट अटैक हो गया, अगर हम रेडियल क्योर कर रहे हैं ना साथ में सेम क्लोरोक्वीन ऊपर वाली दे के साथ में प्रीमाक्वीन दे दो 15 mg। बट अगर बंदे को एक्यूट अटैक फैल्सीपैरम का हुआ हो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने ये आर्टिसोनेट वाला देना है जो हम आगे बात करने वाले हैं आर्टिसोनेट क्या होता है। अब हमारा अगला पॉइंट आ गया क्लोरोक्वीन, हमने सब कुछ पॉइंट्स बात कर लिए। हमारा आ गया कुनीन। कुनीन की अगर हम बात करें, कुनीन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो सेम क्लोरोक्वीन वाली है, ठीक है। तो वो हमने याद नहीं करनी। इसमें जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो है इसकी एडवर्स इफेक्ट जो काफ़ी अलग है। वहाँ हमने एडवर्स इफेक्ट क्या बोल रहे थे कि वो आइज़ पे जाता है, आई की प्रॉब्लम करता है, और क्लोरोक्वीन में सी आता है तो कार्डियक अरिथमियास, कार्डियक अरेस्ट जो कार्डियक के रिलेटेड है वो सारे होंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट होता है सिंकोनिज्म, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सिंकोनिज्म वाला, ठीक है। सिंकोनिज्म क्या होता है कि बंदे को कानों में ना ऐसे गूंजने की आवाज़ सुन रही होती है, सिंकोनिज्म की उसको टिनाइटस सुन रहा होता है कानों में, डेफनेस लगती है, फिर उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती है, ब्लड विजन। इसमें क्या आई प्लस एयर इन्वॉल्व है, वहाँ क्या है सिर्फ आई का था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो तुमने याद रखनी है, ठीक है। एक और ड्रग है जो सिंकोनिज्म करती है, अगर तुम्हें याद हो हमने पढ़ी है, वो कौन सी है क्विनीन के अलावा, वो अरिथमियास में आती है तो वो क्विनिडीन है, ठीक है। तो ये याद रखना कौन कौन सी ड्रग हमारी सिंकोनिज्म कर रही है, ठीक है। सिंकोनिज्म के अलावा ये और क्या कर रही है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन। तो सिंकोनिज्म क्या था, टिनाइटस होना, डेफनेस होना, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लड विजन और वॉमिटिंग्स। तो ये हमारा सिंकोनिज्म हो गया। इसके अलावा हमने हाइपोग्लाइसीमिया कर लिया, हाइपोटेंशन की बात कर ली, और ये हमारा ये भी हार्ट का एवी ब्लॉक, कार्डियक अरिथमिया सेम करती है। और इसमें एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर, ठीक है। जिसमें क्या होता है हीमोलिसिस, मतलब बहुत सारे आरबीसी जो है वो टूटने लग जाते हैं, वो टूटेंगे तो हीमोग्लोबिनीमिया होएगा और हीमोग्लोबिन यूरिया होएगा, जिसकी वजह से हमारा हीमोसिड्रिन की वजह से ब्लैक कलर आ जाता है जिसे हम ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि हमारा ब्लैक वाटर फीवर जो है इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होगी। तो हमारे क्लोरोक्वीन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है कि सेम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी सेम क्विनीन जैसी होएगी। क्लोरोक्वीन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी क्विनीन की क्या थी, सेम वही की बेसिक है, तो एसिडिक डाइस को ले लेगी तो हीमोजोइन नहीं बनने देगी, हीम बनेगा तो वो उसको तोड़ देगा, ठीक है।
तो इसका ADRs में हमने क्या पढ़ा, सिंकोनिज्म जो हमने कहा याद रखना है, जो इसमें सिंकोनिज्म है वही हमने उसमें भी पढ़ा था क्विनाडीन में, जो हमारी एंटी एरिथमिक ड्रग है। तो मेन हमने इसमें क्या याद रखना है, सिंकोनिज्म होती है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन होती है। तो हमारी ब्लड विजन, कलर डिफेक्ट, हेडेक, नोजिया, वर्टिंग, टिनाइटस और विजुअल डिस्टर्बेंसेज होगी। इसके अलावा हमारा क्या होगा, कार्डिक एरिथमियास, AV ब्लॉक। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बोला था ब्लैक वाटर फीवर, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसमें हमारा क्या होता है, हीमोलिसिस, हीमोग्लोबिनीमिया, जिससे हमारा रीनल फेलियर हो जाता है। तो ये हमारे पॉइंट जो है इसमें हमने याद रखने हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके यूजेस क्या है, मलेरिया में यूज़ होता है। दूसरा हमारा जो हमारे लेग क्रैम्प्स होते हैं किन लोगों में, वो वहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो ये हमारा क्विनोलोन का हो गया। इसके अलावा अगर तुम एक्शंस की बात करो तो एंटी मलेरियल एक्शन होगा इसका, और हमने क्यूनिन की बात की थी, शाइजोन जो हमारे ब्लड होते हैं उनके अगेंस्ट। तो GIT में क्या करता है, गैस्ट्रिक की सिक्रीशन बढ़ाता है। CVS को हमारा हाइपोटेंशन कॉज करता है। स्केलेटल मसल्स मायोटेनिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ADR इसके इंपॉर्टेंट है। तो इसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट हो गए। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये टेबल, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये वाले टेबल से, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये तो देख चुके हैं कि अगर नॉर्मल हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड है, ये भी ध्यान रखना, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आता है अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, वाइवेक्स, ओवेल या मलेरिया से, और फैल्सीपैरम का अलग होगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, फिर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, और फिर क्लोरोक्विन सेंसिटिव। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें मैं कुछ PYQs दिखाऊं तो इसमें देखो अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट, फिर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फैल्सीपैरम, मेन फैल्सीपैरम पे है, फिर एक्यूट अटैक ऑफ वाइवेक्स की थेरेपी। तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तुम्हें पैटर्न भी पता होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्यूट अटैक ऑफ मलेरिया के लिए तो हमने देख लिया था कि हमने क्लोरोक्विन देनी है, कैसे देनी है वो भी हमने बात कर ली थी। फिर उसके बाद और हमने क्लोरोक्विन के साथ क्या देना है, साथ में हमने प्रीमाक्विन देनी है रेडियल क्योर के लिए, ठीक है। एक्यूट अटैक के लिए तो हमने क्लोरोक्विन दे दी, और रेडियल के लिए हमने साथ में प्रीमाक्विन देनी है। एक्यूट में प्रीमाक्विन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे हमारा फैल्सीपैरम आ गया। फैल्सीपैरम भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि फैल्सीपैरम में हम लोग आर्टिसोनेट का कॉम्बिनेशन देते हैं। तो इसमें क्या है, आर्टिसोनेट इम्पॉर्टेंट है, ये भी अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है। तो बेसिकली आर्टिसोनेट देते हैं 3 डेज़ के लिए, और साथ में हम सल्फाडॉक्सिन और पायरामिथामिन देते हैं, सल्फाडॉक्सिन एंड पायरामिथामिन, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना फैल्सीपैरम में दे रहे हैं, वाइवेक्स में नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया में हमारे पास ये वाली ड्रग्स हैं। क्लोरोक्विन प्लस प्रीमाक्विन दे सकते हैं, और इसमें जो फैल्सीपैरम है इसमें हमने देनी है सल्फाडॉक्सिन और पायरामिथामिन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये हमने डे 1 पे दी, ठीक है। उसके साथ हम लोगों ने उस बंदे को साथ में हमने और भी ड्रग्स देनी है, ठीक है। क्या दिया हमने साथ में उसको आर्टिमीथर और लुमाफेंट्रिन भी दे सकते हैं, अलग कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। यहाँ फिर हम आर्टिसोनेट और मेफ्लोक्विन भी दे सकते हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखो कि अगर तो हमारा एक्यूट अटैक मलेरिया का है और वो मलेरिया फैल्सीपैरम है, तो हमने मेन आर्टिसोनेट देनी है। तो आर्टिसोनेट के साथ तुम सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामिन दे सकते हो, ये एक कॉम्बिनेशन याद रख लो, ठीक है। तो अभी हमने क्या याद रखना है, नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, और फैल्सीपैरम को छोड़ के कोई भी है, ठीक है, उसका एक्यूट अटैक है, तो तुमने क्लोरोक्विन देनी है। कैसे देनी है उसकी डोज हमने बात कर ली है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ही है, पर इस बार फैल्सीपैरम है और एक्यूट अटैक ही है, तो उसमें हम लोगों ने आर्टिसोनेट देनी है, और साथ में हमारी सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामिन देनी है, ठीक है। और इसमें हम लोग ना जो है, अगर एक्यूट अटैक नहीं है, प्रोफाइलेक्सिस वगैरह के लिए दे रहे हैं या ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, एक्यूट नहीं है, तो हमने क्लोरोक्विन के साथ प्रीमाक्विन ऐड करनी है, ठीक है। तो इसकी डोज भी थोड़ी सी याद कर लो। इसकी डोज तो हमने याद कर ली थी, 600 mg देना स्टैट, ठीक है। और अगर हम प्रीमाक्विन की बात करें तो हमने उसकी भी बात करी थी 15 mg।
अब अगर हम आर्टिसोनेट की बात करें तो वो हमने 4 mg देनी है। इसमें मलेरिया वाले चैप्टर में डोज इम्पॉर्टेंट है, तो आर्टिसोनेट हमने 4 mg देनी है। और जो हमारी सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामीन है वो 1500 mg सल्फाडॉक्सिन और 75 mg पिरामिथामीन, ठीक है, और सिंगल डोज देनी है डे 1 पे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। तो इसको याद रखना। पहले हमने बोला क्लोरोक्विन, ये हमने देनी है 600 mg, ठीक है। प्रिमाक्विन हमने बोला 15 mg, आर्टिसोनेट 4 mg, ठीक है। सल्फाडॉक्सिन हमारी 1500 mg और ये हमारी 75 mg। तो ये ड्रग के डोसेज भी है जो तुमने याद रखने हैं, ठीक है। आर्टिसोनेट और हमारा आ गया मेफ्लोक्विन इसमें। अब आ गया जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए ड्रग्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए अलग ड्रग्स होंगी। फेल्सीपैरम का जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया उसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं, ये अलग इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। तो उससे पहले हम आर्टिसोनेट कर लेते हैं क्योंकि इसका रेजिमेंट जो है आर्टिसोनेट की कॉम्बिनेशन थेरेपी है बेसिकली, ठीक है। तो आर्टिसोनेट देखते हैं आर्टिसोनेट कैसे काम करती है। आर्टिसोनेट या आर्टिमिसिनम डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, तो तुम्हें अलग किसी और ड्रग पे नोट आ सकता है जैसे आर्टिमीथर ऐसे करके, ठीक है। तो आर्टिमिसिनम वाली ड्रग्स जो है अदर कंपाउंड्स हमारे कौन से हैं, आर्टिमीथर, आर्टिमिसिनम, आर्टिमीथर, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारा पैरासाइट है, उस पैरासाइट के अंदर हमारा एसिडिक वैक्यूल पड़ा है, ठीक है। तो जब हमने उस बंदे को आर्टिमिसिनम दी, आर्टिमिसिनम देने की वजह से जो हमारा इसके अंदर एंडोपेरोक्साइड ब्रिज है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंडोपेरोक्साइड ब्रिज ऑफ आर्टिमिसिनम को ब्रेक कर देगा आर्टिमिसिनम कंपाउंड जो है बाय हीम आयरन, ठीक है। तो बेसिकली इतना याद रखो, जो हमने इसको आर्टिमिसिनिन दिया, आर्टिमिसिनिन की करेगा जो इसके अंदर पैरासाइट के अंदर वैक्यूल है उसको ब्रेक करेगा, किसकी हेल्प से, हीम आयरन से। जो हीम टूटेगा और उसके अंदर जो आयरन है उसकी हेल्प से, जिस वजह से अब तोड़ फोड़ के चक्कर में हमारे फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। फ्री रेडिकल्स हमने पता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो हाईली रिएक्टिव होती है। तो वो क्या करेगी, प्रोटीन्स को लिपिड डैमेज करेगी, पर ऑक्सीडेशन करवाएगी, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन करवा के उन्हें डैमेज कर रही है और हमारा पैरासाइट मर जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो क्या हुआ, हम लोगों ने उसको आर्टिमिसिनिन दी, आर्टिमिसिनिन देने के बाद हमारी कंपाउंड की क्लीवेज हुई। क्लीवेज होने से जो हमारे एंडोपेरोक्साइड ब्रिजेस हैं आर्टिमिसिनिन के वो टूटे और हमारी फ्री रेडिकल्स जनरेट हुई। फ्री रेडिकल्स ने हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स को डैमेज कर दिया और पैरासाइट की डेथ होगी, ठीक है। अब आर्टिमिसिनिन हम लोग बेसिकली इसकी हमने ड्रग्स बोली थी और भी होती है, एक होती है आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर और आर्टिथर, ठीक है। इसकी रूट इतना नहीं है, इसके नाम इंपॉर्टेंट है, आर्टिसोनेट, आर्टिमीथर और आर्टिथर, ठीक है। अब ये जो है इसका ADRs इतने नहीं है, जनरली टॉलरेटेड है। एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे है वो है QT इंटरवल की प्रोलोंगेशन, जिसको हम बोलते हैं टोसैडिस डी पॉइंटस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो तुमने याद रखना है, और ये हमारा GI डिस्टर्बेंसेस करा सकता है और न्यूट्रोपीनिया करा देता है। तो मेन हमारा आर्टिमीथर से क्या हो रहा है, QT प्रोलोंगेशन, ठीक है। फिर हमारा हो रहा है न्यूट्रोपीनिया, और इसके अलावा हमारा वो GIT की डिस्टर्बेंसेस करवा रहा है। तो ये पॉइंट्स जो है तुमने याद रखने हैं, ठीक है। अब ये हमारा ADR हो गया। अब हम बात करें अगर हमारे यूजेस क्या है हमारे आर्टिमिसिनिन के, कि हम लोगों ने अभी अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया तो पढ़ लिया, ठीक है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में हमने देखा था कि जो हमारा फेल्सीपैरम वाला है, फेल्सीपैरम को ट्रीट करने के लिए हम आर्टिमिसिनिन दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 4 mg। साथ में क्या दे रहे थे हम, साथ में दे रहे थे हम पायरामिथामीन और सल्फाडॉक्सिन, ठीक है, सल्फाडॉक्सिन। इस कॉम्बिनेशन को हम फिबुक्सोस्टैट भी बोलते हैं, ठीक है, फैंसीडार बोलते हैं, ठीक है, फैंसीडार भी बोलते हैं इसको, सॉरी पहले गलती से बोला गया था, फैंसीडार भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये कितनी है 75 mg और ये हमारी कितनी है 1500 mg,
ठीक है। एक तो हमने बोल दिया जो अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरियाज़ है वहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है, जो क्लोरोक्विन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे ट्रीटमेंट्स। अगर तो क्लोरोक्विन पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे तुम क्लोरोक्विन प्लस प्रिमाक्विन दे सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पर डोज 45 mg हो जाती है। उसके बाद आ गया हमारा पोटेंट है, फास्टर एक्टिंग होती हैं ये। उसके बाद आर्टिनिसिनम बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ बनी होती है जो हम आगे कॉम्प्लिकेटेड मलेरियाज़ के केसेस में करेंगे, वहाँ पे देंगे। तो क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस फैल्सीपैरम की ट्रीटमेंट के लिए वहाँ यूज़ होगा, मेनली फैल्सीपैरम के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। और हम इसको स्वेयर मलेरिया में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है इस पे भी अलग नोट आ जाता है, सेरिब्रल मलेरिया या स्वेयर मलेरिया, ठीक है। सेरिब्रल मलेरिया जो है वो हमारा फैल्सीपैरम की वजह से होता है और वो कॉम्प्लिकेशंस जब देने लग जाता है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, उसको हम सेरिब्रल मलेरिया या सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेरिब्रल मलेरिया है ये इमरजेंसी कंडीशन है, इस पे तुम्हें अलग नोट आ सकता है। ये इमरजेंसी कंडीशन है, इसमें बंदा क्या है, अब बंदे को जब एकदम से हीमोलिसिस हुआ, वो पैरासाइट जिस आरबीसी में था वो टूटे, बहुत सारे एक साथ टूटने लग जाते हैं, जिस वजह से उसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर हो जाती है बंदे की और कन्वल्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पहले ब्रेन का सोचो, ब्रेन में सोचो, उसमें कॉन्शियसनेस चलेगी, कन्वल्शंस होने लगी, ठीक है। बंदे को ऐसा क्यों हुआ होगा, वो शॉक में चला गया और कोलैप्स कर गया, ठीक है। अब आ जाओ लंग में उसको क्या हुआ होगा, उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ होगा और पल्मोनरी एडीमा हो गया होगा। मतलब सारी वर्स्ट चीज़ें सोचो। एकदम से उसका ब्लड बहुत ज़्यादा टूटा ना तो हीमोग्लोबिन यूरिया हो गया, ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है। और इतना कुछ बॉडी को करने के लिए मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो गया बॉडी को, तो बॉडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चलेगी और सारी एनर्जी यूज़ होगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, ठीक है। और बहुत सारा पैरासाइट ब्लड में आ गया तो हाइपर पैरासाइटीमिया हो गया। तो एक बार देखो क्या हुआ सेरिब्रल मलेरिया के केसेस में। हमने बोला कि सेरिब्रल मलेरिया के केस में पहले तो बॉडी में, ब्रेन में कॉन्शियसनेस होने लगी इम्पेयर, क्योंकि हमारा सेरिब्रल मलेरिया, फिर कन्वल्शंस होने लगी। उसके बाद हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, सर्कुलेटरी कोलैप्स करने लग गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सर्कुलेटरी कोलैप्स, शॉक, जॉन्डिस, पल्मोनरी एडिमा और ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा वो टूटा तो ब्लीडिंग, हीमोग्लोबिन यूरिया, ये सब हुआ और बर्डन वॉर्म का बहुत ज़्यादा हुआ तो हाइपर पैरासिटीमिया हो गया, सारा ग्लूकोज यूज़, हाइपोग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। अब जो हमारा सेरिब्रल ट्रीटमेंट है उसका मेन एम क्या होता है कि बंदे की डेथ ना हो, क्योंकि उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा पैरासाइट जो है बढ़ चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरासाइट को सबसे पहले तो क्लियर कराते हैं, ठीक है। और हम लोग पैरासाइट को क्लियर कराने के लिए, अब बंदा यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, हमें पता है हाइपोग्लाइसीमिया इज़ अ कॉज ऑफ डेथ, तो हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो ठीक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसकी डेथ की रिस्क कम करने की कोशिश करनी है, ये तो बस कहने की बात है, सब कुछ वो लिख दो तुम। और इसको हम लोगों ने जब ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स देनी है ना, तो जो हम ड्रग्स देते हैं उसकी किसी और ड्रग्स के साथ क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है, और ड्रग्स को हमें मॉनिटर नहीं करना पड़ता, उसका इन्फ्यूज़न का रेट नहीं देखना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमारा कॉम्प्लिकेटेड का ये देख लो एक बार ट्रीटमेंट देखो। तो हमारा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, जो एक इमरजेंसी है, वो हमने अभी बात कर ली। इसमें हमने आर्टिसोनेट देनी है अगर पेशेंट ऑरली ले पा रहा है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको 2.4 mg हमने आर्टिसोनेट देनी है और उसको 12 and 24 आवर बाद रिपीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद अगर तो वो खुद से ले पा रहा है तो हमने फुल कोर्स ऑफ आर्टिसोनेट दे देना है। तो ये हमारा आर्टिसोनेट का हो गया। उसके अलावा साथ में हमने उसको स्पोर्टिव मेजर्स देनी है। स्पोर्टिव मेजर्स क्या देनी है साथ में, उसको स्पॉन्जिंग फॉर फीवर करना है और हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट देना है उसको, ताकि उसकी एसिडोसिस करेक्ट हो जाए। हमने बोला था उसमें एसिडोसिस भी होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और कन्वर्जेंस होती है। कन्वर्जेंस सही करने के लिए हमने डायज़ेपाम देना है। हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो उसके लिए हमने डेक्सट्रोज देना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्लड टूटा है तो हीमीमिया हो जाएगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है,
ठीक है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी। तो आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या होती है, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो है आर्टिसोनेट को अलग अलग ड्रग्स के साथ जो है कंबाइन कर लेते हैं। तो अलग अलग ड्रग्स के साथ आर्टिसोनेट को कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा आर्टिसोनेट है वो हमारा किस ड्रग के साथ ज़्यादातर कंबाइन होता है, एक बार वो देखते हैं। तो अब अगर हम आर्टिमिसनम की कॉम्बिनेशंस की बात करें तो उसको हम डॉक्सीसाइक्लिन से, टेट्रासाइक्लिन से और क्लिंडामाइसिन से कर सकते हैं, जो कि हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। तो एंटीबायोटिक्स के साथ कंबाइन हो सकती है। इसके अलावा हम इसको नॉर्मल दूसरी ड्रग से भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा मिफ्लोक्विन हो गया, पिप्राक्विन हो गया, इमिडाक्विन हो गया। तो ये याद रखना है। एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है इसमें, कि एंटीबायोटिक्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि जो हमारा जो है ये सारे जो टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन है, इस पे भी नोट आ जाता है कि एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये स्लो एक्टिंग ब्लड शाइज़ोन्स है ना। तो ये क्या करते हैं कि जो ब्लड में शाइज़ोन्स बच जाते हैं उनको मार देते हैं। तो ये ब्लड वाली स्टेज पे इफ़ेक्ट करते हैं, जो हिपैटिक में पड़े हुए हैं उसको कुछ नहीं करते, ठीक है। और जो हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन है वो अकेली भी यूज़ कर सकते हैं कीमो प्रोफाइलेक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारी डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन्स में आ जाता है और इसे हमने प्रेगनेंसी में और यंग चिल्ड्रंस में यूज़ नहीं करना, ठीक है। और अगर बंदा प्रेग्नेंट है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उसको हमने क्लोरोक्विन के साथ ट्रीट करना है, ठीक है। और अगर तो फैल्सीपैरम का केस है तो फिर हमने क्विनीन विद क्लिंडामाइसिन देनी है, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो भी हम दे सकते हैं, हम उसमें आर्टिसोनेट रेजिमेन देते हैं। पर इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको डॉक्सीसाइक्लिन और पिमाक्विन नहीं देनी अगर प्रेग्नेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में अगर तो वाइवेक्स है तो फिर हमने क्लोरोक्विन देनी है। और अगर फैल्सीपैरम है तो हमने क्विनीन विद क्लिंडामाइसिन देनी है, क्विनीन और क्लिंडामाइसिन देनी है, ठीक है। और डॉक्सीसाइक्लिन और पिमाक्विन नहीं देनी। और अगर मिक्स इन्फेक्शन है तो रेजिमेन को मिक्स कर दो, आर्टिसोनेट, सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामिन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बस रहेगी, फिर हम एंटीएमिबिक पे जाते हैं। देखो सल्फाडॉक्सिन और पिरामिथामिन की कॉम्बिनेशन की हमने बात की है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यूज़ कैसे होता है। जो हमारा सल्फाडॉक्सिन, इसमें हमारा सिक्वेंशियल ब्लॉक होता है। सिक्वेंशियल ब्लॉक क्या होता है, एक के बाद दूसरा ब्लॉक होता है, तो इसे हम सिक्वेंशियल ब्लॉकेड बोलते हैं, जिसका सुपरएडिटिव इफेक्ट हो जाता है, जो फॉलेट पाथवे को ब्लॉक करते हैं। जो हमारा सल्फाडॉक्सिन है वो पहले इफेक्ट को, जो हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है पाबा, उससे डाईहाइड्रोफोलेट नहीं बनने देते, ठीक है। तो उन्होंने फोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट कर दिया जो हमारा सल्फाडॉक्सिन था, ठीक है। अब हमारा दूसरा अगला है पिरामिथामिन। पिरामिथामिन हमारा क्या करेगा, पिरामिथामिन हमारा फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा, तो जिससे हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो जब हम इनको कॉम्बिनेशन में देंगे तो हमारा फॉलिक एसिड सिंथेसिस जो है ब्लॉक हो जाएगी। तो ये हमारी होगी मलेरिया का। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। एक हमने जो प्रिमाक्विन काफ़ी ज़्यादा बार की है, प्रिमाक्विन का काम क्या होता है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने में प्रॉब्लम कर देता है, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है एंटी फंगल करते हैं पहले, फिर हम एंटी अमीबिक करेंगे। तो एंटी फंगल शुरू करते हैं। एंटी फंगल तुम्हें पता है, एंटी फंगल हमारे इसके अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एंटी फंगल वाले चैप्टर से काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन आए होते हैं। तो एंटी फंगल में हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक बार हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अब साल्बेक्टम इज़ नॉट कंबाइंड विद पेंसिलिन, तो ये तो हमारा पेंसिलिन वाले चैप्टर्स में है, ये वहाँ पे करेंगे क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है और ये बीटा लैक्टम है, इसको कंबाइन करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, बीटा लैक्टमेज को मतलब वो कर देगा इनहिबिट, और पेंसिलिन अपना काम कर पाएगी, इसको अलग करेंगे। मेन हमारा आता है कीटोकोनाजोल पे क्वेश्चन, फ्लुकानोजोल पे क्वेश्चन, और हमारा टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स पे। तो इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, एंटीफंगल एजेंट्स हमारे है क्या। एंटीफंगल एजेंट्स हमारे फंगल इन्फेक्शंस के लिए है,
इसकी क्लासिफिकेशंस अगर हम बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन में हमारी आती है पोलिन एंटीबायोटिक्स, फिर इकाइनोकैंडिन एंटीबायोटिक्स, हेट्रोसाइक्लिक और एजोल्स। क्लासिफिकेशन देखो यार, एक बार तो सबकी करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ नहीं पता कौन सी आ जाए तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारी क्लासिफिकेशन में आ गई सबसे पहले पोलिन्स। पोलिन्स में एम्फोटेरेसिन बी जो है वो इम्पॉर्टेंट ड्रग है। उसके अलावा हमारी निस्टैटिन और हेमेसिन भी आ जाती है, ठीक है। तो एम्फोटेरेसिन बी एक कीटोकोनाजोल के अलावा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे नोट आ सकता है। फिर हमारी है इकाइनोकैंसिडिन एंटीबायोटिक्स, और फिर हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ग्लिसोफुलवेन है। एजोल्स में हमारे इमिडाजोल में कीटाकोनाजोल इम्पॉर्टेंट है, मिकेनाजोल, क्लोट्रिमेजोल, ठीक है, और फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये सारे हमारे आगे। अलाइल अमीन्स में हमारी है टर्बिनाफिन। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है, इसको एक बार तो एटलीस्ट रीड कर लो, ठीक है। और हमें अब माइकोसिस जो है, तुम्हें अगर माइक्रोलॉजी आती होगी या माइक्रो तुमने पढ़ी होगी तो तुम्हें पता है माइकोलॉजी में हमारे पास सुपरफिशियल माइकोसिस होती है और डीप माइकोसिस होती है। अगर तुम इसे स्किप कर रहे हो ना तो स्किप मत करना, रीज़न बताती हूँ मैं इस पार्ट को, क्योंकि तुम्हें मैं थोड़ा माइक्रो का भी बता दूंगी तो माइक्रो का भी ओवरव्यू हो जाएगा कि क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सुपरफिशियल माइकोसिस की बात करें तो सुपरफिशियल हमारे पास टीनिया होता है, टीनिया पिड्रा और टीनिया होटा, ऐसे करके हमारे पास वर्सिकुलर टीनिया बहुत सारे होते हैं। तो टीनिया पे यहाँ पे भी माइक्रो में अलग नोट आता है। तो बच्चे इस टीनिया को जो हमारा दूसरा टीनिया सोलियम और सेजिनेटा है उससे कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसके स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा टीनिया आ गया। उसके बाद हमारा डर्मेटोफाइट्स, इस पर भी अलग से नोट आता है और इसकी लैब डायग्नोसिस भी इम्पॉर्टेंट होती है माइक्रो में, वो एक बार पढ़ लेना। तो डर्मेटोफाइट्स में हमारी एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम, ये 3 है। फिर हमारी कैंडिडा भी सुपरफिशियल है और मालासीजिया फुरफुर, यही है जो हमारी टीनिया वेसिकोलर करेगी, ठीक है। और डीप माइकोसिस में हमारे पास एस्परजिलस, ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस, कोक्सीडोडाइडस, ठीक है। और कैंडिडा यहाँ पे भी है, हिस्टोप्लाज्मा, ये म्यूकोरमाइसिटिस और स्पायरोस्टेक्स शैंकी। तो ये हमारे डीप माइकोसिस के वो हो गए ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉलीन्स में से, हमारा एक टॉपिकल पे अलग नोट आया तो टॉपिकल भी हम याद करेंगे, ठीक है। पॉलीन्स में हमारी एम्फोटेरेसिन बी इम्पॉर्टेंट है। जो एम्फोटेरेसिन बी है और निस्टैटिन और हेमेसिन है, ये सारी तीनों के एक्शन एक ही है। तो हमने मेन तो याद करना है एम्फोटेरेसिन बी का। ये क्या करती है, अब जो हमारी फंगस है, फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके ऊपर हमारे लगा हुआ था एर्गोस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल की जगह वहाँ पे होता है एर्गोस्टिरोल। तो जो हमारा फंगस है वो क्या, फंगस में है कोलेस्ट्रॉल की जगह एर्गोस्ट्रोल। तो हमारा ये जो ड्रग्स हैं एम्फोटेरेसिन बी, नाइस्टिन और हेमेसिन, ये क्या करती हैं, एर्गोस्ट्रोल पर जाके बाइंड कर जाती हैं। तो जब ये एर्गोस्ट्रोल पर बाइंड करती हैं तो वहाँ पे क्या करती हैं, पोर्स बना देती हैं, बहुत सारे होल कर देती हैं फंगस की मेम्ब्रेन में, जिस वजह से मेम्ब्रेन लीकी हो जाती है और उसका जो अंदर का कंटेंट है सारा बाहर जाने लग जाता है। एज ए रिजल्ट फंजाई का जो कंटेंट है ख़त्म हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हमारा एम्फोटेरेसिन बी की मैकेनिज़्म होगी। तो एम्फोटेरेसिन बी हमारी क्या है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है सारे फंगल एजेंट से। अब जब उसकी डेथ होगी तो फंजाई हमारा ब्लड में आएगा, तो उसके ब्लड के आने की वजह से हमें फीवर्स फील होंगे, चिल्स, हेडेक, डिस्निया, जीआई डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स के बाद भी हमारी ड्रग हमें कंटिन्यू रखनी है, उसको रोकना नहीं है। साथ में हम स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनीमिया होगा, बंदे के ब्लड कम होंगे और उसको नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी एजोटीमिया के साथ। विद एजोटीमिया मतलब उसकी किडनी में यूरिया का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हेडेक और कन्वर्जन्स। बेसिकली हमने एम्फोटेरेसिन का मैकेनिज्म याद रखो कि उसमें जो है वो एर्गोस्ट्रोल के साथ बाइंड कर देता है। जब वो बाइंड करता है तो वो मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स कर देता है। जब मेम्ब्रेन के अंदर पोर हो जाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो अंदर का कंटेंट है वो सारा कंटेंट बाहर लीक होने लग जाता है, जिस वजह से हमारे फंजाई की डेथ हो जाती है। तो इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब हमने पैरासाइट को मारना है तो कौन कौन से वाले डिसीज़ में इसको हम यूज़ कर सकते हैं,
ये हमारी सारी सिस्टमिक माइकोसिस में यूज़ होती है। सिस्टमिक में अब तुम्हारे अगर तुम्हें माइक्रो आती होगी तो तुम खुद ही नाम लिख लोगे, एस्परजिलोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, क्रिप्टोस्पोरोट्राकियोसिस, हिस्टोप्लाज्मा ब्लास्टोमाइकोसिस। ठीक है, नहीं तो इसको याद करने का मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। ABC मैश याद रखो। ए से तुम्हारी एस्परजिलोसिस हो जाएगी, बी से ब्लास्टोमाइकोसिस हो जाएगी, सी से क्रिप्टो तो इम्पोर्टेंट है, इस पे अलग से नोट या केस भी आ सकता है तुम्हें माइक्रो में। ठीक है, एम से हमारी म्यूकोरमाइकोसिस, एस से स्पोरोट्राइकोसिस और एच से हमारी हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो ये हमारी होगी, इन सब के लिए यूज़फुल है, कैंडिडियासिस के लिए यूज़ हो सकती है। ठीक है, अब इसकी एक लाइपोफिलिक फॉर्म होती है, जो इसकी हमारी लाइपोफिलिक फॉर्म होती है वो लिशमैनिया के लिए यूज़ होती है, जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। ठीक है, अब हमारे इसकी अगर हम बात करें तो हमने इसके टॉक्सिक इफेक्ट में बोला था फीवर्स होंगे, क्योंकि जब वो ब्लड में रिलीज होगी फीवर, चिल्स, हेडेक करेगी, एनीमिया हो सकता है, नेफ्रो और हेपाटोटॉक्सिक होती हैं। तो ये हमारी एम्फोटेरेसिन बी आई। उसके बाद पहले हम करते हैं टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट्स, क्योंकि इस पर नोट आते हैं अलग से। तो टॉपिकल हमारे कौन कौन से होते हैं एक बार हम देखते हैं, इसको हम अलग से लिख के देखते हैं कि हमें इनके नाम एटलीस्ट अच्छे से आते हो, अगर हमारा ये पेपर में आया, क्योंकि ये PYQ है तो ये रिपीट हो सकते हैं हमारे। तो अब इसमें हमारे कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, देखो सबसे पहले तो नाम पढ़ो। एक हमारा आता है विटफील्ड ऑइंटमेंट, फिर हमारा आता है टोलनाफ्टेट, फिर सोडियम थायोसल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड, अंडिक्लिनिक एसिड, साइक्लोपोरॉक्स और ब्यूटाफिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विटफील्ड ऑइंटमेंट तो अलग है, उसको अलग ही लिख लो, विटफील्ड ऑइंटमेंट। ठीक है, फिर हमारा है BC, ये याद रख लो, B से हमारा है ब्यूटेनाफिन, C से हमारा है साइक्लोपिरॉक्स। ठीक है, फिर सोडियम तो याद आ जाता है, सोडियम थायोसल्फेट, फिर हमारा है सेलेनियम सल्फाइड, और फिर हमारा कौन सा रह गया, अंडेक्लिनिक एसिड। देखो ये नाम बेशक मुश्किल है, पर तुम्हारा PYQ है तो तुम्हें ये याद करने पड़ेंगे। तो अभी हम एक दो बार पढ़ेंगे ना तो हमें नाम याद हो जाएंगे, टोलनाफ्टेट। ठीक है, तो पहले तो ये याद रख लो, जो हमारी विटफील्ड ऑइंटमेंट है, ब्यूटीनेफिन, साइक्लोपिरॉक्स, सोडियम थायोसल्फेट, सेलेनियम सल्फाइड, अंडेक्लिनिक एसिड और फिर हमारा टोलनाफ्टेट। तो ये हमारे एंटी फंगल्स के टॉपिकल एजेंट्स हो गए। ठीक है, अब हमारा निस्टैटिन हम नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चंस आया निस्टैटिन हेमिसिन पे तो तुम इस पे सेम वही कर सकते हो कि हमारे एर्गो स्टोर पर बाइंड करके उसको पोर्स कर देते हैं तो सारा कंटेंट हमारा बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी न्यूअर ड्रग्स है इस पे नोट आ सकता है, इसको हम लोग इकोनोकैंडिन्स बोलते हैं, इकोनोकैंडिन्स। ठीक है, इकोनोकैंडिन्स हमारी कैंडिडा और एस्परजिलस के लिए है मेन। इसमें हमारी है कैस्पोफंगिन एसीटेट जो है ये हमारी क्या करती है, जो हमारा ग्लूकन होता है जो हमारा फंगल सेल वॉल बनाने के लिए चाहिए उसको इनहिबिट कर देती है। 1,3 बीटा ग्लूकोन को जो हमें फंगल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए उसको इनहिबिट कर दिया हमारा कैस्पोफंगिन एसीटेट ने। ठीक है, तो इसको हम एस्परजिलोसिस और कैंडिडियासिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूअर ड्रग्स तो हमने यही एक याद रखनी है जो हमारी है इकोनोकैंडिन्स में कैस्पोफंगिन एसीटेट। ठीक है, उसके बाद ग्लिसोफुल्विन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लिसोफुल्विन की जो हमारी ग्लिसोफुल्विन है उस पर नोट आ जाता है, क्योंकि ग्लिसोफुल्विन हाइजा हमारी प्रोटोटाइप ड्रग मानी जाती है। ठीक है, तो ग्लिसोफुल्विन हमारी क्या करती है, डर्मेटोफाइटिक रिएक्शंस में यूज़ होती है
और इसका स्पेक्ट्रम नैरो है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ तुमने याद रखनी है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है। सिर्फ डर्मेटोफाइट्स के ऊपर ही काम करती है और किसी पे काम नहीं करेगी। ये क्या करती है, पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके उसके मायोटिक स्पिंडल्स को डिस्टर्ब कर देती है। तो मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारा साइटोस्केलेटन है फंगस का, उसके साथ बाइंड करके उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिस वजह से फंगल की जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारा फंगोस्टैटिक होती है ये, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने बोला कि ग्रीसीफिल्विन जो है हमारी नैरो स्पेक्ट्रम है और हमारी पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल से रिएक्ट करके मायोटिक स्पिंडल को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे हमारी फंगल की ग्रोथ नहीं होती। तो फंगी स्टैटिक है, ठीक है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो फैट है इसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। और जो ग्रीसीफिल्विन है, हमें पता है फंगल ज़्यादातर जहाँ पे हेयर वाला एरिया होता है उनमें होता है, हेयर, स्किन, नेल्स, ये मेन जगह है जहाँ पे होती है। तो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रीसोफिल्विन जो है हमारी जहाँ पे कैरेटिन होता है ना, जैसे स्किन, हेयर और नेल्स, वहीं पे जाके इकट्ठी होती है। एक इसकी ड्रग इंटरेक्शन पे भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये एक एंजाइम इंड्यूसर है, ठीक है। तो एंजाइम इंड्यूसर है, तो जिस वजह से अगर इसको हमने वारफ्रिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ अगर दिया ना, वारफ्रिन हमारा क्या है, ओरल एंटीकोएगुलेंट है, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमने कॉन्ट्रासेप्शन रोकने के लिए दिए हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दिए, सॉरी। तो अब हमने अगर एंजाइम इंड्यूस कर दिया, अगर हमने वारफ्रिन का एक्शन को है हमने अगर ज़्यादा कर दिया और हमने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को अगर ज़्यादा कर दिया, तो हमारा इन दोनों की वजह से क्या होगा, वारफ्रिन ज़्यादा करने की वजह से और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इंड्यूस करने की वजह से ये जल्दी यूज़अप हो जाएंगे और इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अगर फीमेल ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रखी है तो उसका डोज कम हो जाएगा, तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है ड्रग्स की वो कम हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें डोज उस हिसाब से करना पड़ता है इनका। तो ये एंजाइम इंड्यूसर है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है इसकी ड्रग इंटरेक्शन पे, ठीक है। तो ये हमारे यूज़ का होता है डर्मेटोफाइट के रिलेटेड जो रिएक्शन होते हैं स्किन, हेयर और नेल्स में। तो जो हमारे टीनियाज हैं वहाँ पे भी हमारा यूज़ हो सकता है। देखो यहाँ पे जो टीनिया है उसका स्पेलिंग ध्यान रखना, ये फंगस वाला टीनिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे हमारा इस पे क्वेश्चन आता है जो हमारे अजोल्स में हमारा कीटोकोनाजोल्स है। तो एक बार हम अजोल्स को देखते हैं। जो हमारे अजोल्स हैं, अजोल्स हमारे किस में डिवाइडेड है, इमिडाजोल्स में और ट्राइजोल्स में, ठीक है, इमिडाजोल्स और ट्राइजोल्स। तो हमारे जो है एर्गोस्ट्रोल होता है, एर्गोस्ट्रोल जो हमारी फंगस की मेम्ब्रेन है, तो वो किससे बनता है, स्क्वैलीन हमारा कन्वर्ट होता है लेनोस्ट्रोल में, जो एर्गोस्ट्रोल में कन्वर्ट होता है। तो स्क्वैलीन जब हमारा लेनोस्ट्रोल में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वैलीन 2,3 एपॉक्सीडेज, स्क्वैलीन 2,3 एपॉक्सीडेज, स्क्वैलीन 2,3 एपॉक्सीडेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, 14 अल्फा डीमिथाइलेज, जो उसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा जो टर्बीनाफेन है वो इसको इनहिबिट कर रहा है और जो अजोल्स है वो इसको इनहिबिट कर रहे हैं। जो हमारी टर्बीनाफिन है वो अलग क्लास ऑफ ड्रग है, वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चंस नहीं आते। जो मेजर क्वेश्चन आता है वो हमारा अजोल्स पे आता है, ठीक है। तो टर्बीनाफिन हमारी एलाइलामीन्स में थी, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं हमारे एजोल्स की। हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कर ली कि हमारे 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, अल्फा हमारा 14 अल्फा डीमिथाइलेज को इनहिबिट करता है। तो इसमें हमारी ड्रग्स कौन सी है, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमेजोल, कीटाकोनाजोल, ठीक है। तो कीटाकोनाजोल हमारी अजोल्स की प्रोटोटाइप ड्रग है, कीटाकोनाजोल अजोल्स की प्रोटोटाइप ड्रग है। तो तुम्हें किसी और अजोल पे भी नोट आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कहाँ यूज़ होती है, कैंडिडा में और डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस में। डर्मेटोफिटिक में हेयर, नेल और स्किन का तो तुम लिख लोगे ना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, ठीक है। और हमारा जो ये तीनों टाइप्स होती हैं वो तो तुम लिख लोगे, डर्मेटोफाइटन वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आ गया, बायोअवेलेबिलिटी जो है इसकी जो है कम हो जाती है अगर ये दूसरी ड्रग्स के साथ कंबाइन किया जाए, क्योंकि इसे चाहिए हमारा अब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट। तो अगर ये हमारा हाइड्रोजन ब्लॉकर्स के साथ, पीपीआईज और एंटासिड्स के साथ कंबाइन होगा तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट को कम करेंगे,
वो एसिड की स्क्रीशंस कम करवाते हैं और बेसिक करते हैं हमारे मीडिया को। तो हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट में इसकी अब्जॉर्प्शन होनी थी, इसकी अब्जॉर्प्शन जो है एच ब्लॉकर्स, पीपीआईज और एंटासिड्स के साथ कम हो जाती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बायोअवेलेबिलिटी इसकी कम हो जाती है जब हम इसको कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन ब्लॉकर्स और पीपीआईज के साथ। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एक तो ये टॉक्सिक है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस को कम करता है। अगर स्टेरॉइड्स कम बनेंगे तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी हमारा कम बनेगा, तो जिस वजह से हमारा गनाइकोमेस्टिया हो सकता है, ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, लिबिडो लॉस हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाएगी फीमेल्स में, और हिपैटोटॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिव और स्किन रैश वगैरह कर रहा है। ये अलग पॉइंट्स है, ठीक है। एक इसकी इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो पीवाईक्यू में भी आप भी रखिए कि कीटोकोनाजोल को हम टरफिनाडीन के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों हम कंबाइन नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो जाएंगे और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी हो जाती है टॉर्सिडस डी पॉइंटस। तो वेंट्रिकुलर अरिथमियाज की वजह से हमने कीटोकोनाजोल और टरफेनाडीन को कंबाइन नहीं करना। सल्फन यूरियस के साथ कंबाइन क्यों नहीं करते? सल्फोनाइल यूरियस हमारा ओरल एंटी डायबिटिक है, तो उसके साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फेनेटोइन के साथ करेंगे तो फेनेटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन के साथ हमारा साइक्लोस्पोरिन जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी करता है, तो ये उसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी के एक्शन को बढ़ा देगा। वारफ्रिन हमारा ब्लीडिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। बेसिकली इन सब के एक्शंस को ये इन्हांस कर देता है, ठीक है। ये चीज़ जो है तुमने याद रखनी है, ये इन्हांसर है, हर किसी के एक्शन को बढ़ा दे रहा है। तो सल्फोनाइल यूरियस के एक्शन को ज़्यादा कर देगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। फेनेटोइन को ज़्यादा कर दिया, फेनेटोइन टॉक्सिसिटी होगी। साइक्लोस्पोरिन को ज़्यादा कर दिया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। वारफ्रिन की वजह से ब्लीडिंग हो जाएगी और टरफिनाडीन की वजह से हमारा वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो जाएगा। तो ये इसके हमारे कीटोकोनाजोल पे यूजेस पे आ गया। तो कीटोकोनाजोल पर प्रॉपर नोट बन सकता है। तो पहले तो तुमने अजोल्स का ये बताया कि जो 14 अल्फा डी मिथाइलेज है उसको इनहिबिट किया, उसने एर्गोस्ट्रोल नहीं बनने दिया। तो स्क्वीलीन से लेनोस्ट्रोल बनना था और फिर एर्गोस्ट्रोल बनना था। तो हमारा जो एजोल है उसने 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट कर दिया, तो हमारा वो बना ही नहीं। तो जो उसको हमने यूज़ करना है कैंडिडा और डर्मेटोफाइटिन में, और ये एसिडिक इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व होती है। तो अगर हमने हाइड्रोजन ब्लॉकर और पीपीआई दे होंगे तो इसकी ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये स्टेरॉइड्स को कम करता है, तो स्टेरॉइड्स के साथ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नहीं बनेंगे, तो गनाइकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, ओलिगोस्पर्मिया ये हो जाएगा। और फिर ये जो है इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस जो इम्पॉर्टेंट है जो तुमने याद रखनी है। अगर हम अलग से यूज़ की बात करें तो वही डर्मेटोफाइटिन और कैंडिडा वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। एक हमारा पीवाईक्यू में कीटोकोनाजोल था, एक हमारा फ्लुकोनाजोल पे भी अलग से नोट था। तो फ्लुकोनाजोल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही हम तुम लोग सेम लिखोगे, बस ये कीटोकोनाजोल से कम है इफेक्टिव। तो ये वाली जो डायग्राम है ये याद रख लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा 14 अल्फा डी मिथाइलेज को ये इनहिबिट कर रही है। 14 अल्फा डी मिथाइलेज को जो लोनेस्ट्रोल है उससे एर्गोस्ट्रोल नहीं बनने देती। 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करके हमारे लेनोस्ट्रोल से एर्गोस्ट्रोल नहीं बनने देती, लेनोस्ट्रोल से एर्गोस्ट्रोल नहीं बनने देती। 14 अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करती है, ठीक है। और बाकी इसका सारा सेम है। अगर तुम नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, इसकी जो अलग चीज़ तुमने याद रखनी है वो है एलोपेशिया हो जाता है इससे। और ये एंजाइम इनहिबिटर है, वहाँ पे इंड्यूस हो रहा था, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। बस एक ये पॉइंट इसका अलग है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और लेस उसके है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वहाँ पे तो सिर्फ कैंडिडा था और हमारा डर्मेटोफाइटन्स था, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ठीक है, डर्मेटोफाइटन था। पर यहाँ पे हमारा याद रखना फ्लुकोनाजोल में हमारे सीज कन्वर्ट होंगे, सारे सीज आ जाएंगे। सी से तुम्हें कौन कौन से पता है? फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा, क्रिप्टोकोकल, कोक्सीडियोकोकल मेनिंजाइटिस, तो सारे हमारे सी वाले आ गए। और इसकी एडवांटेज भी एक है कि ये स्टेरॉयड की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता, तो वो जो स्टेरॉयडल वाले इफ़ेक्ट्स थे वो नहीं आएंगे। अब कोई फंगल के लिए दवाई खा रहा है, एंटी फंगल खा रहा है, तो वो ये थोड़ा ना चाहेगा कि उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज शुरू हो जाए, उसकी
और स्पर्म काउंट कम हो जाए, तो ऑब्वियस है हम कीटोकोनाजोल प्रेफर नहीं करेंगे, ये प्रेफर करेंगे ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि स्टेरॉयड सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करता। और सारे सी वाले जो तुम्हें फंगस पता है, कैंडिडियासिस, क्रिप्टोकोकल, कोक्सीडियो, ठीक है। उसके बाद हमारा इट्राकोनाजोल है। इट्राकोनाजोल का सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये इनहिबिटर है एंजाइम का, और जिस वजह से एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से ड्रग्स में के अलग अलग ड्रग्स के लेवल जो है इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने सिस्टमिक के लिए देना है, हिस्टोप्लाज्मोसिस, पोरोट्राइकोसिस, इन सब के लिए देना है, ठीक है। और उसके बाद हमारी टर्फीनाफिन, उसकी भी सेम यही वाले डायग्राम वाला पॉइंट याद रख लो। तो स्क्विलिन 2,3 एपॉक्सीडेज को ये इनहिबिट कर देता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है हमारा टॉपिकल एजेंट्स पे। हमारे टॉपिकल एंटीफंगस कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें याद रखो विटफील्ड ऑइंटमेंट। विटफील्ड ऑइंटमेंट क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन के साथ बढ़ना है। हमने क्या किया, 6% बेंजोइक एसिड लिया और 3% सैलिसिक एसिड लिया, ठीक है। अब इन दोनों के अलग अलग काम है। जो सैलिसिलिक एसिड है ना, वो जो कैरेटिन है उसको ख़त्म करता है। अब जो फंगस है वो मेनली कैरेटिन में जाती है और वहाँ पे ग्रो करती है, जैसे स्किन, हेयर, नेल, इन सब पे कैरेटिन होता है। तो फंगस बेसिकली कैरेटिन वाले एरियाज में जाती है। तो जो हमारा सैलिसिलिक एसिड है वो कैरेटिन को इनहिबिट कर देगा, तो कैरेटोलिटिक इफेक्ट है। और बेंजोइक एसिड हमारा फंजीस्टैटिक है। तो बेंजोइक एसिड हमारा फंजीस्टैटिक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मेनली टीनिया पीडीज के लिए होता है, ठीक है। अब टीनिया हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे टीनिया वर्सिकोलर, ये सारे। तो टीनिया पीडीज के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली पीडीज हमारा जो टोज के बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं। तो हमारा विटफील्ड में हमारा बेंजोइक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड है। बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारा कैरेटिनोलिटिक है और बेंजोइक एसिड हमारा फंजीस्टैटिक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। अगला हमारा है, हमने किया था ए और बी से। तो ए से हमारी कौन सी है, सॉरी हमने किया था बी और सी, है ना। तो बी से हमारी है ब्यूटेनाफिन और साइक्लोपोरॉक्स। ब्यूटेनाफिन क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टर्बिनाफिन जैसा। तो टर्बिनाफिन क्या है, स्क्वेलिन 2,3 एपॉक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। तो हमारा जब 2,3 एपॉक्सीडेज इनहिबिट हो गया, स्क्वेलिन 2,3 एपॉक्सीडेज, तो हमारा लेनोस्ट्रोल नहीं बना। लेनोस्ट्रोल नहीं बनेगा तो आर्गोस्ट्रोल नहीं बनता। तो ये हमारा ब्यूटेनाफिन हो गया, ठीक है। फिर हमारी साइक्लोपोरॉक्स, वो सिंपली उन्होंने बताया कि हम वर्सिकलर के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन होती है, ऐसे रैशेस से बन जाते हैं। अगर तुम नर्सिंग की पिक्चर निकाल के देखो ना, अलग अलग ऐसे फंगल रैश से बने होते हैं। उसके बाद हमारी आ गई, हमने की थी सोडियम वाली उन्होंने बताई नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर हमारी है सेलेनियम सल्फाइड, जो टीनिया वर्सिकलर के लिए यूज़ हो रही है। टोलनाफटेट, जो क्यूरिस और कॉर्पेरिस के लिए यूज़ हो रही है। फिर अनडेसिलिनिक एसिड, ये हमारी फंजीस्टैटिक है और ये हमारी पीडीज के लिए, क्यूरिस के लिए और डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये तुमने याद रखना है। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे टॉपिकल के लिए यूज़ हो जाते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल, ये भी यूज़ हो सकता है। मिकोनाजोल, क्लोट्रीमाजोल, ये भी हमारा ऑन टॉपिकली यूज़ हो सकता है। फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ठीक है। ये दोनों नहीं होंगी, ये जो ये वाले हैं, ये बनाए हुए हैं, वो यूज़ होंगे। टर्बिनाफिन, फिर निस्टैटिन, जो सिर्फ कैंडिडा के लिए है। तो ये हमारे यूज़ हो सकते हैं। तो ओरल टॉपिकल इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे एंटीफंगल हो गए। एंटीफंगल में हमारे सिलेक्टिव टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमारा एजोल्स में कीटोकोनाजोल्स हो गया, और फिर हमारा उस साइड से हमारे वो
ये एजोल्स हो गए और टर्बिनाफिन, सर्पिलिन 2,3 ऑक्साइड और हमारे जो टॉपिकल एजेंट्स हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हम करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग्स। एंटीवायरल ड्रग्स में 3 मेजर टॉपिक्स हैं, एक एंटी हर्पिस के लिए ड्रग्स, फिर HIV के लिए और फिर हमारी इन्फ्लुएंजा के लिए। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है जो HIV के लिए, जिसको बोलते हैं हम एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इस पे अलग नोट आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर्स। ठीक है, इस पे अलग नोट आता है, फ्यूजन इनहिबिटर, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंटी रेट्रोवायरल करेंगे, फिर हम हर्पीस में जो इम्पॉर्टेंट है और हेपेटाइटिस में जो इम्पॉर्टेंट है वो अलग से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो रेट्रोवायरल है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और रेट्रोवायरस होता क्या है। रेट्रोवायरस वो वायरस होता है जिसके अंदर RNA होता है और उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस, क्योंकि वो DNA रेट्रोली बना के फिर आगे रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सब करेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो, ये जो है हमारा वायरस है। ठीक है, ये उसका बाहर का एनवलप है और उसके अंदर का जो ये मटेरियल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोकास्पेट। ठीक है, और इसके अंदर बीच में RNA। अब हमारी ये जो है सेल मेम्ब्रेन थी, उसने क्या किया, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किया। जब वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ किया तो हमारा जो न्यूक्लियोक एसिड है सिर्फ वो अंदर गया, एसिड, और न्यूक्लियर मटेरियल जो हमारा एनवलप है वो बाहर ही रह गया। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, अब जो वो होस्ट के DNA के अंदर जा रहा है तो उसने कैस्पिड भी बाहर छोड़ दिया, अब सिर्फ हमारा वायरल RNA अंदर गया। तो मैंने तुम्हें बताया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब अब इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा RNA पे काम करेगा और उसको DNA में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब जब वो DNA में कन्वर्ट हो गया तो ये वायरस का DNA है वो क्या करता है, जो हमारा होस्ट का DNA है उसके साथ खुद को जाके बाइंड कर लेता है, जो हमारा वायरल का DNA है, और ताकि वो उसके साथ रेप्लिकेट कर पाए जब वायरस जो होस्ट है जब वो रेप्लिकेट करे। ठीक है, तो अब वायरस जो है अपना mRNA बनाएगा। ठीक है, इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन हुई तो वायरस ने अपना mRNA बनाया, ट्रांसलेशन हुई तो उसने अपनी प्रोटीन्स बनाई और सब प्रोटीएज ने इकट्ठे किया और न्यू वायरस पार्टिकल्स बन के रिलीज़ हो गए। अब बात करते हैं इनकी ड्रग्स की। अब इसकी ड्रग्स क्या है कि जब इसने वायरस को हमने इनहिबिट करना है कि ये अपने प्रोटीन्स ना बना पाए, एक तो सबसे पहला पॉइंट कि उसकी एंट्री को ही रोक दो। ठीक है, एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स, तो हमने उसकी एंट्री को रोका। फ्यूजन इनहिबिटर्स, इसमें हमारे पास आ जाता है फ्यूजन इनहिबिटर्स में एनफ्यूवीट्राइड, इसको ऐसे याद रख लो, फ्यूवीट्राइड, ये मतलब वीट्राइड की उसको हमने बाहर ही रोक दे, एनफ्यूवीट्राइड। ठीक है, एनफ्यूवीट्राइड। उसके बाद हमारा अंदर आके अनकोटिंग हो गया, अब इसने DNA में कन्वर्ट होना था तो हमने DNA में कन्वर्ट होने के लिए उसको न्यूक्लियोसाइड्स ही नहीं दिए, उसको न्यूक्लियोसाइड्स चाहिए ना DNA में, तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, हमने न्यूक्लियोसाइड को इनहिबिट कर दिया। इसकी ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी है, वो हम आगे देखेंगे जब हम ड्रग्स के नाम करेंगे। फिर हमारा आ गया नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेस चाहिए थे तो हमने इंटीग्रेस इनहिबिटर्स दे दिए। ठीक है, और फिर प्रोटीएसिस चाहिए थे सारा कुछ इकट्ठा करने के लिए और हमने इसलिए प्रोटीएस इनहिबिटर्स दिए। तो एक बार अब इनके नाम पढ़ते हैं कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं इसमें। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें सबसे पहले हमारी आ गई न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इसमें हमारी कौन कौन सी है, ज़ीरोवुडीन जो इम्पोर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर लैमिवुडीन, ज़ीरोवुडीन, लैमिवुडीन, अबैकावीर और टिनोफोविर, ये 4 याद रख लो, ज़ीरोवुडीन, अबाकावीर और टिनोफोविर और लैमिवुडीन। तो ये मेजर 4 जो है तुमने याद रखनी है, टिनोफोविर, लैमिवुडीन, अबाकावीर और ज़ीरोवुडीन। ठीक है, उसके बाद आगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में हमारी कौन कौन सी आ गई है, निवैरापीन और एफावीरेंस। ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ी बहुत बार पढ़ोगे ना तो याद होंगी। ठीक है, फिर हमारे आगे प्रोटीएस इनहिबिटर, मतलब जिसने एग्रीगेट होकर उसको बाहर रिलीज़ नहीं होने दिया, उसमें याद रखो रिटोनेविर, क्योंकि ये एंजाइम एनहांसर है, ये आगे हम पढ़ेंगे। और रिटोनेविर और लोपिनेविर
नेल्फिनेविर, ठीक है। फ्यूजन इनहिबिटर्स में हमारा एनफ्यूविट्राइड जो मैंने बात की थी। इंटीग्रेस इनहिबिटर में डोलुटिग्रेविर। तो एक एक दो दो नाम याद रख लो, सारे नाम याद नहीं होते तो। अब हमने सबसे पहले बोला न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। सबसे पहले हमने फ्यूजन इनहिबिटर्स बोले थे, प्रोटीएस इनहिबिटर्स और इंटीग्रेस इनहिबिटर, ठीक है। अब आते हैं हम ड्रग्स पे। फ्यूजन के लिए हमने बोला था वीट्राइड, तो वीट्राइड में एनफ्यूविट्राइड, वीट्राइड से याद रखो एनफ्यूविट्राइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड में है ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन, जिडोलैमिवुडीन, और एक इसमें याद रख लो टीनोफोविर, और अगर अबैकाविर याद होती हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है। ज़िडोवुडीन, लैमिवुडीन, टीनोफोविर, अबैकाविर। फिर हमारे आगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर इनहिबिटर्स। इसमें हमारी आती है जो इम्पोर्टेंट, जो तुम्हें याद होनी चाहिए, वो है हमारी नेविरापिन, ठीक है, नीवैरापिन, या अगर तुम्हें और याद हो रही है तो डिलावेरिडीन, एफाविनेराज, ये देख लो अगर याद होती है। फिर आगे प्रोटीएस इनहिबिटर में रिटोनेविर और लोपिनेविर। इंटीग्रेस इनहिबिटर में याद रखना है डोलुटिग्रेविर, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा इस पे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चंस जो आते हैं एक बार वो देखते हैं हम लोग। इस पे क्वेश्चन हमारा ज़िडोवुडीन पे आता है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर था, और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर पे ही नोट आया सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ज़िडोवुडीन हमने अभी बात की, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इम्पॉर्टेंट है हमारे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर क्या है कि जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जब उसको इनहिबिट करते हैं, जब ये ड्रग्स एंटर करती हैं ना सेल के अंदर, देखो ये ड्रग है हमारी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जब ये सेल के अंदर एंटर करती है उस टाइम पे ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है सेलुलर काइनेसिस के थ्रू, और फिर एक्शन करती है। जैसे एसिक्लोविर की मैकेनिज्म है ना, सेम वैसे ही। देखो ये हमारा एसिक्लोविर है, वैसे ही सेम हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। उस पे पहला एंजाइम काम करता है, दूसरा और तीसरा काम करके वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और वायरल को रेप्लिकेट नहीं करने देते। तो सेम इसकी भी वही मैकेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद वो वायरल डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उसको आगे कन्वर्ट नहीं होने देते। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है वो ज़िडोवुडीन पे आया हुआ है। ज़िडोवुडीन हमारा क्या है, थाइमडीन का एनालॉग है, ठीक है। और ये सबसे पहली थी जो हमारी HIV-1 के लिए भी यूज़ होगी, और HIV-2, मतलब ये सबसे पहली ड्रग थी, प्रोटोटाइप ड्रग एक तरह की तुम बोल सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ जो हमारे HIV से अनइन्फेक्टेड बचे हुए सेल्स हैं उनको बचाती हैं HIV से। जो पहले से ही HIV से सेल इन्फेक्ट हो गया उस पर इसका कोई रोल नहीं है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये GI से अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है। मेटाबोलाइज इसको कौन करता है, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन से मेटाबोलाइज होती है, और ये मिल्क में भी सिक्रीट होती है। तो बेजर इसका ये पॉइंट याद रखना हो कि ज़िडोवुडीन हमारी जो है वो थाइमडीन एनालॉग है, और वो HIV-1 और 2 दोनों के लिए अफेक्टेड है, ठीक है। और जो सेल ऑलरेडी अफेक्टेड है उनको कुछ नहीं करती, जो सेल बचे हुए हैं उन पे ये इफ़ेक्ट करती है। अब हमारे आगे आ गया एडवर्स इफ़ेक्ट और ड्रग इंट्रैक्शंस पे। एडवर्स इफ़ेक्ट में इसके याद रखो कि हमारा रेट्रोवायरल थेरेपी है, तो मतलब हम वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वो भी HIV। तो हमारी क्या होता है इसमें, इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है, तुम्हें नॉर्मली पता है। तो इम्यूनिटी कम हुई मतलब बोन मैरो सप्रेशन हुई, बोन मैरो सप्रेस हुई तो सारे सेल्स हमारे क्या होंगे, कम बनेंगे। तो RBC कम बने तो एनीमिया होगा, WBC कम बने तो न्यूट्रोपीनिया होगा। उसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये वाले साइड इफ़ेक्ट्स तो तुम लोगे, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी इंट्रैक्शंस जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा ज़िडोवुडीन है, ज़िडोवुडीन को हम पैरासीटामोल के साथ कंबाइन करेंगे तो एक दूसरे की उसमें इंटरफेयर करेगा, जिस वजह से हमारा ज़िडोवुडीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है।
क्योंकि जो पैरासीटामोल है और जो ज़ीरोवोडीन है दोनों ने ग्लूकोनाइड के थ्रू कॉन्जुगेट होना था, ठीक है, जिस वजह से हमारी पैरासीटामोल तो कॉन्जुगेट होती रहेगी, ज़ीरोवोडीन को होने नहीं देगी और उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब बात करें एजोल्स की। एजोल हमें पता है इनहिबिटर्स थे, हमने बोला था कीटोकोनाजोल को में भी वो सारे इनहिबिटर्स थे, तो वो सारी जानों की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे थे। तो सेम इसमें भी यही होगा, इनहिबिट कर देंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीरोवोडीन और ज़ीरोवोडीन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसमें भी टॉक्सिसिटी हो रही है, इसमें भी टॉक्सिसिटी हो रही है। फिर हमारा आ गया ज़ीरोवोडीन और स्टूविडीन। ये क्या करते हैं, ये हमारा कंबाइन नहीं करते हम लोग टुगेदर, क्योंकि इसमें इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन के लिए compete करते हैं। तो बेसिकली इतना याद रखो, ज़ीरोवोडीन के सारे कॉम्बिनेशन ही फेटल हैं, तो किसी को भी कंबाइन नहीं करते, क्योंकि जिसके साथ भी ये कंबाइन करेंगे उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। और ज़ीरोवोडीन को हम दूसरे एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है। एक तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में हमारी ज़ीरोवोडीन होगी। उसके बाद बाकी दूसरी हमारी ड्रग्स कौन सी है, डिडनासोनोन, लैमिवोडीन, एम्टिक्रेटिबिन, स्टाविडीन। ये क्या करते हैं, ये सेल्स के अंदर जाते हैं और सेम ये भी अपनी ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं, डीएनए की चेन की टर्मिनेशन करा देते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमारा इसमें लैमिवोडीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा आ गया स्टेविडीन और डिडानिसोन। इन दोनों को हमने कंबाइन नहीं करना, स्टेविडीन और डिडानिसोन इन दोनों को कंबाइन नहीं करना, क्योंकि पेरिफेरल न्यूराइटिस, पैनक्रेटाइटिस और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उससे पहले नॉन न्यूक्लियोसाइड से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे ऊपर हमने पढ़े न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। एक न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर भी होता है, जो है हमारा टीनोफोविर। तो एक बार हम टीनोफोविर का भी देख लेते हैं। जो हमारा टीनोफोविर है वो एडिनोसाइन का एनालॉग है, वहाँ हमने थाइमोडीन का एनालॉग पढ़ा था। तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जिससे हमारी वायरल ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो वायरल ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो सकता है, जिससे हमारे जो डीएनए है वो बनता नहीं है, ठीक है। और ये हमने ध्यान से यूज़ करना है, जिनमें रीनल डिसीज़ है उन पेशेंट में इसको अच्छे से यूज़ करना है, और दूसरी ड्रग्स के साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो मेन इसका यही पॉइंट है कि न्यूक्लियोसाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, और वो भी एडिनोसिन का। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर हो गया, उसमें मेन हमारा था ज़ीरोवोडीन, जिस पे नोट आता है। उसके अलावा लैमिवोडीन याद रखना है, क्योंकि वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में यूज़ होता है, वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट था टीनोफोविर, क्योंकि वो न्यूक्लियोसाइड की जगह न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर था। फिर हमारे आगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। जो हमने न्यूक्लियोसाइड वाले बोले थे, हमने बोला था HIV-1 और HIV-2 दोनों के लिए यूज़फुल है, बट हमारे जो इन्फेक्टेड सेल है उनको कुछ नहीं कहते, अनइन्फेक्टेड सेल्स के लिए यूज़फुल है, ठीक है। बट ये वाले हमारे मेनली HIV-1 पे यूज़ होते हैं, HIV-2 पे इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं होती नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में, ठीक है। और इनको हम न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेजर ड्रग्स कौन सी है, नेविरापिन, डेलाविरिडीन और एफाविरेंस होती है ना, बबलिंग्स, उसे याद रख लो, एफाविरेंस और निवारपिन, दो तो याद रखो ही, ठीक है। ये क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ डायरेक्टली बाइंड कर जाती है और उसे नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देती है। इसको फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए, वहाँ पे हमने कुछ में बोला था ना कि फॉस्फोराइलेशन चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है निवीरापिन के बारे में देखते हैं। निवीरापिन हमारी प्लासेंटा को भी क्रॉस कर जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाती है। एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वही है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करेगी। इसके अलावा ये हिपैटोटॉक्सिक है, तो जो हमारे टीबी के पेशेंट है उनको अगर रिफाम्पिसिन दी है तो वो भी हमारी हिपैटोटॉक्सिक है, तो उसके साथ कंबाइन करेंगे तो हिपैटोटॉक्सिसिटी हमारी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी इसमें ये वाली याद रखनी है। दूसरी एफरफ्रेजेंस मैंने याद रखने को बोला था, क्योंकि इसकी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है कंपेयर टू हमारी निवेरापिन और डिलावेरिडीन, ठीक है।
डिलावेरिडिन और निवेरापिन, ठीक है। इसके CNS के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और रैशेज़ होते हैं। उसके बाद हमारे आगे प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में हमारे पास बहुत सारे हैं। बेसिकली हमने इसमें रिटोनेविर याद रखना है। रिटोनेविर क्यों याद रखना है? जो रिटोनेविर है हमारा वो फार्माकोलॉजिकल इन्हांसर है, फार्माकाइनेटिक इन्हांसर है रिटोनेविर, फार्माकोकाइनेटिक इन्हांसर। मतलब जो इसके साथ कोई भी और ड्रग देंगे ना उसको ये इन्हांस कर देगी, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करा देगी। क्यों? क्योंकि ये CYP इनहिबिटर्स है, उसको इनहिबिट कर देगी। तो जो साथ वाली ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बाकी सारी ड्रग्स की वो कम कर देगी, जिससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए उनकी कंसंट्रेशन कम करनी पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटोनेविर के लेके। और वो प्रोटीएज इनहिबिटर भी है, ठीक है। तो अगर तुम्हें प्रोटीएज इनहिबिटर पे नोट आया तो इनडायरेक्टली वो रिटोनेविर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर्स। इसमें हमारा फ्यूजन इनहिबिटर्स में बेसिकली तुम्हारा मैरोविरोक इम्पॉर्टेंट है। मैरोविरोक हमारा CCR5 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। जो हमारे यहाँ पे CCR5 रिसेप्टर्स होते हैं HIV मॉलिक्यूल्स पे, उसको एंटागोनिस्ट करते हैं, उसको बाइंड नहीं होने देते। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेस इम्पॉर्टेंट में हमारे डोलुटिग्रेविर इम्पॉर्टेंट है। ड्रग का सिर्फ नाम इम्पॉर्टेंट है कि डोलुटिग्रेविर यूज़ होती है। अब हम बात करें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की, तो वो हम कैसे देते हैं? तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे अलग नोट आ जाता है। तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं जिसमें RNA डिपेंडेंट DNA वायरस है, DNA पॉलीमरेज है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, मतलब DNA पॉलीमरेज बनाना है उसने। RNA डिपेंडेंट RNA पे डिपेंड होके वो DNA बना रहा है थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये चीज़ होगी, ठीक है। ये क्या करता है? जो HIV है हमें पता है, जो CD4 सेल्स है उनका नंबर बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो इसमें ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पे तुम्हें माइक्रो में क्वेश्चन भी आता है कि इतने CD4 काउंट पे क्या चीज़ हो रही है, जैसे <200 <50 पे क्या हो रहा है, TB कब आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसको ज़्यादा ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाती है, कपोसी सार्कोमा वगैरह होगा। अब हम उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं, HRT भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें HRT या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का क्या ट्रीटमेंट होता है कि हम HIV की तो इन्फेक्शन तो होगी है, हम उसका इम्यून स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसका HIV को रेप्लिकेट होने से रोकते हैं और ड्रग रेजिस्टेंस ना हो उसको रोकते हैं और ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को रोकते हैं। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को अटैम्प्ट करने से सीधा पहले ड्रग्स नहीं लिखनी, पहले बताना है कि हमारा जो है HIV जो है वो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कर देता है CD4 कम होने की वजह से। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को कम करना, रेप्लिकेशन को कम करना और ड्रग रेजिस्टेंस को कम करना है। थेरेपी का प्रिंसिपल क्या है? ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ये वाले ऑब्जेक्टिव्स जो है ये करने के लिए। तो बेसिकली हम तो 2 NRTIs को कंबाइन करते हैं, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या इंटीग्रेस के साथ। तो 2 न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें कौन कौन से जो तुम्हें मैंने बोला था याद रखना है, टीनोफोविर जो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है कंपेयर टू न्यूक्लियोसाइड, और लैमिवुडीन, ठीक है। टीनोफोविर और लैमिवुडीन, और इसके साथ हमारे यहाँ पे निवेरापिन कर लो या एफेविनेरेंस कर लो। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। और अगर हमने इंटीग्रेस इनहिबिटर साथ में जोड़ना है तो इंटीग्रेस हमने कौन सा याद किया था? डोलुटिग्रेविर, तो डोलुटिग्रेविर कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ज़िडोवुडीन भी कर सकते हो लैमिवुडीन के साथ, टीनोफोविर भी कर सकते हो लैमिवुडीन के साथ, और साथ में हम निवेरापिन या एफेविनेरेंस कोई भी कर सकते हैं। और साथ में अगर प्रोटीएज इनहिबिटर करना है तो डोलुटिग्रेविर को कंबाइन कर दो। तो ये हमारा रेजिमेन हो गया उसका। प्रेग्नेंट वुमेन में हम क्या करते हैं? टीनोफोविर देंगे, साथ में लैमिवुडीन और एफेविनेरेंस देंगे, ठीक है। टीनोफोविर, लैमिवुडीन और एफेविनेरेंस। और प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम टीनोफोविर और इमाकार्टिबिन दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक इसका ये याद रख लो कि पोस्ट एक्सपोजर अगर हो रखा है, अगर HIV का एक्सपोजर हो गया, मान लो किसी हेल्थ केयर वर्कर को या कोई नीडल बज गई है, कुछ हुआ जिस वजह से उसको HIV का एक्सपोजर हुआ है, तो उस बंदे को HIV ना हो जाए
इसलिए उसका जो रेजिमेन है वो इम्पॉर्टेंट है। उसको हम टीनोफोविर देंगे, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर है, मेनली न्यूक्लियोटाइड। फिर हम एमट्राइसिटाबीन देंगे, एमट्राइसिटाबीन, और फिर साथ में हम रिटोनेविर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब जल्दी से हम लोग एंटी हर्पीज़ और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं करनी, इसमें एक एक ड्रग ही करनी है। उसके बाद हम लोग एंटी अमीबिक और एंटी हेलमिंथिस करेंगे। एंड अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो टीबी और लेप्रोसिस में करेंगे, वरना अगले वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो एंटी हर्पीज़ की बात करें तो एंटी हर्पीज़ में हमारी बेसिकली जो हर्पीज़ के सारे हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, 2, फिर 3 और 4, ये तुमने उसमें पढ़ा होगा बायो क्या बोल रही हूँ, माइक्रो में, कि हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, 2, वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन बार और साइटोमेगालोवायरस इन सब के लिए हर्पीज़ वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स 1, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, वेरिसेला जोस्टर, एप्स्टीन बार, साइटोमेगालो, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और टॉपिक्स हैं, ये तुम्हें माइक्रो में भी आने चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो एसिक्लोविर है। एसिक्लोविर जो हमारी है हर्पीज सिम्प्लेक्स 1 और 2 में ज़्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू वेरिसेला जोस्टर। तो इन दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। एसिक्लोविर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एसिक्लोविर हमारी मोनोफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट में और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है। ये सेल के एंजाइम है, बट ये वाला जो पहला एंजाइम है ना, ये वायरस का है, SV थायमिडिन काइनेस। ये वो वायरस से लेती है और मोनोफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट और फिर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होके DNA की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और वायरस की रेप्लिकेशन नहीं होने देती। तो DNA सिंथेसिस इनहिबिट करेंगी और वायरल की रेप्लिकेशन नहीं होने देती। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि DNA की सिंथेसिस इनहिबिट की और वायरल रेप्लिकेशन नहीं होने दी, पहले मोनोफॉस्फेट में, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए। अब हम बात करें तो एसिक्लोविर हमारे सारे सेल्स नहीं लेते, सिर्फ हमारे जो हर्पीज वायरस वाले इन्फेक्टेड सेल्स है वो लेंगे और उसको ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए उसको 3 एंजाइम्स चाहिए, जिसमें से जो एक एंजाइम है HSV थायमिडिन काइनेस, वो वायरस का होगा, ठीक है। अब उसमें कन्वर्ट हो गए। इसके यूजेस क्या है, हर्पीस में यूज़ होगा। तो हर्पीस हमारी कहाँ कहाँ होती है, जेनिटल हर्पीस होती है, ब्रेन में हो सकती है, एंसेफेलाइटिस, ऊपर से नीचे शुरू हो जाओ, ब्रेन में होती है, ठीक है। फिर हमारी स्किन पे हो सकती है, केराटाइटिस भी स्किन के रिलेटेड हो गया, ठीक है। आइस में हो सकती है कंजक्टिवाइटिस, फिर नेल बेड पे हो सकती है विटिलो, फिर हमारा एंसेफेलाइटिस हो गया, जेनिटल हो गया, और हर्पीस जोस्टर और चिकन बॉक्स, ठीक है। अब इसके जो है ADRs क्या है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कर देता है और साथ में हमारे ट्रेमर और कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन एंड कन्वर्जेंस करता है। तो जो हमारी एसिक्लोविर है वो प्रोड्रग की फॉर्म में होती है, वेलासिक्लोविर, ठीक है। वो अंदर जाके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है और फिर अपना एक्शन दिखाती है इनहिबिट करके DNA सिंथेसिस को। सेम इसी तरह दूसरी एक ड्रग है पेंसिक्लोविर, एक वो भी इम्पोर्टेंट है, उसकी भी प्रोड्रग होती है फैमसिक्लोविर। तो वेलासिक्लोविर और फैमसिक्लोविर, ठीक है। ये हमारी हर्पीस के लिए होगी। उसमें एक ही ड्रग इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एसिक्लोविर। उसके अलावा और कौन सी ड्रग्स थी उसके नाम तुम्हें पता होने चाहिए थोड़े से। एसिक्लोविर पे नोट आ जाता है, एक तुम्हें नोट आ जाता है सिडोफोविर और फोरकारनेट पे। फोरकारनेट का नाम पता होना चाहिए तुम्हें, फोरकारनेट पे, सिडोफोविर पे, ठीक है। तो सारे क्लोविर्स इसमें है। उसके बाद हमारी आ गई एंटी इन्फ्लुएंजा की ड्रग्स। तो जो हमारी एंटी इन्फ्लुएंजा के लिए ड्रग्स हैं, देखो फोस्कारनेट पहले हर्पीस के लिए, तो इस पे नोट आ जाता है फोस्कारनेट पे। बाकी सारी तो क्लोविर वाली है, तुम पहचान लोगे, और एक सिडोफोविर है, ठीक है। यूज तो सारे हर्पीस वाले, और एडवर्स इफेक्ट में वही सब, नोजिया, वॉमिटिंग। बट इसका जो हमारी है फोस्कारनेट, ये जो है हमारी नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, कन्वर्जन्स और हेडेक वगैरह भी कर देती है, और एनीमिया, ठीक है। अब हम बात करें ओसेल्टामेविर। इसमें इन्फ्लुएंजा के लिए जो एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग्स है उसमें एक ड्रग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओसेल्टामेविर, ठीक है। ओसेल्टामेविर क्या करती है, इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B दोनों के, अब देखो जो इन्फ्लुएंजा है उसके ऊपर H होता है और N होता है, ठीक है। जो N है वो
न्यूरोमिनिडेज होता है, H हमारा हीमोग्लूटिनिन होता है। तो हमारा जो है वो न्यूरोमिनिडेज को इनहिबिट करती है। अगर न्यूरोमिनिडेज इनहिबिट हो जाएगा तो जो सेल है वो इन्फ्लुएंजा जो है वो सेल के अंदर जाके उसे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो हमारा न्यूरोमिनिडेज है हमें सेल के अंदर तो चला गया वो H की वजह से, न्यूरोमिनिडेज हमें सेल से रिलीज होने के लिए चाहिए था। तो इस वजह से जो हमारे इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस है उसका रिलीज नहीं हो पाएगा वायरसेस का सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद से, इस वजह से इन्फेक्शन जो है हॉल्ट हो जाएगी। तो ये हमारा ओसेल्टामेविर का हो गया। उसके बाद हमारा होता है ज़ैनामेविर और परामामेविर। फिर आगे हमारी आ गई एंटी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, उसके लिए इंटरफेरॉन्स याद रख लो। जो इंटरफेरॉन्स है बेसिकली हमारी अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन और गामा इंटरफेरॉन्स होते हैं। एंटीवायरल एक्टिविटी इंटरफेरॉन्स की किसकी वजह से होती है कि वो इनहिबिशन करते हैं, वायरस को पेनिट्रेट नहीं करने देते, mRNA नहीं बनाने देते और प्रोटीन्स नहीं बनाने देते। इस वजह से उसकी सिंथेसिस जो है इनहिबिट हो जाती है। और ये हेपेटाइटिस बी, सी, कापोसी, सार्कोमा इन सब के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और इसका ADR क्या है, कार्डियोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियक डिस्फंक्शन कर देते हैं। तो इंटरफेरॉन का फिर से देखो 3 टाइप्स है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। एंटीवायरल एक्टिविटी किस वजह से है कि ये वायरस की पेनिट्रेशन नहीं होने देती। देखो पहले जो वायरस ने अंदर एंटर करना था, इसने इसे एंटर नहीं होने दिया। मान लो अगर एंटर कर गया तो उसने DNA से RNA बनाना था, RNA नहीं इसने बनाने दिया। अगर RNA बन गया तो प्रोटीन्स बनानी थी, प्रोटीन्स नहीं बनाने दी। अगर वो भी बन गई तो असेंबली होनी थी, इसने वो नहीं होने दी या रिलीज नहीं होने दिया। तो लाइन वाइज इसके स्टेप्स से याद रखो, ठीक है। और सिम्टम्स क्या है, हार्ट से लेके, किडनी से लेके और थायराइड को लेके। अब अगला टॉपिक है हमारा एंटी अमीबिक ड्रग। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इसकी क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो एंटी अमीबिक ड्रग अमीबियासिस के लिए यूज़ होती है। बेसिकली हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो मेजर है जिसके लिए यूज़ होती है। इसके अलावा और भी अमीबा लिशमैनिया उसकी अलग ड्रग्स होती है, वो हम बात करेंगे। तो जो हमारी एंटी अमीबिक ड्रग है वो बेसिकली एमीबियासिस के लिए जो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है वह एंटामीबा हिस्टोलिटिका वहाँ यूज़ होती है। तो अब जो हमारा अमीबा है वो एक तो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहाँ से वो क्या करता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाके लिवर में जाके लिवर एब्सेस कर लेता है। तो तुमने ये माइक्रो में पढ़ा होगा। यहाँ तो वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका डायसेंट्री करता है, अमीबिक डायसेंट्री। यहाँ वो लिवर में अगर चला गया तो अमीबिक लिवर एब्सेस करेगा, जो माइक्रो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बात करें तो हमारी इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो अगर तो वो ल्यूमेन में है, मतलब अगर वो इंटेस्टाइन में है, तो वहाँ पे कौन से अमीबिसाइड यूज़ होंगे वो अलग है। और अगर तो वो लिवर में जा चुका है टिश्यू के अंदर, तो वहाँ पे हमारे अलग हमारे जो हैं ड्रग्स यूज़ होंगी। ल्यूमेन के अंदर अगर हम बात करें तो ल्यूमिनल वाली हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हाई कंसंट्रेशन जो है बनाएंगी अपनी ड्रग्स, और जो वहाँ पे ट्रोफोजॉइड फॉर्म्स होंगी उनको किल करने में हेल्प करेंगी। तो इसमें जो हमारी ड्रग आती है वो है डिलॉक्सिनेट फ्यूरोएट। डिलॉक्सिनेट फ्यूरोएट ये इंपॉर्टेंट है, जो तुमने याद रखनी है। कौन सी हमारी डिलॉक्सिनेट फ्यूरोएट, ठीक है। उसके बाद हमारी नाइटाजॉक्सिनाइड। फिर एंटीबायोटिक्स हम यूज दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन और पैरामोमाइसिन, ठीक है। और उसके अलावा हमारा आइडोक्विनोनॉल और आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्विन। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है डिलॉक्सिनेट फ्यूरेट, जो तुमने याद रखनी है। अगर इसके हम लोग क्वेश्चंस देखें ना क्या आए हुए हैं, तो एक तो इसकी क्लासिफिकेशन पे ही नोट आया हुआ है, और फिर हमने मेजर इसकी आई हुई है हमारी मेट्रोनिडाजोल, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ट्राइकोमोनास के ट्रीटमेंट पे भी आया हुआ है, और मेट्रोनिडाजोल पे भी, और हमारा ये सोडियम वाला भी। तो ये सारा देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी डिलॉक्सिनेट फ्यूरेट हमने जो याद रखनी है। उसके बाद हमारे यहाँ गया जो टिश्यू के अंदर जो बीबिक असेस हुई है, उसके लिए हमारी मेजर ये मेट्रोनिडाजोल, जिस पे PYQ भी है, और इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फिर टिनिडाजोल और निडाजोल ये चीज़ होगी। फिर हमारी क्लोरोक्विन है और डिहाइड्रोमिटीन है, ठीक है। इसमें से जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रोमिडाजोल और एल्कोलॉइड्स है, जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल भी और हमारा जो टिश्यू के अंदर हुआ है दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं।
तो अब सबसे पहले हम नाइट्रोमिडाज़ोल का करते हैं कि उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो नाइट्रोमिडाज़ोल्स में जो हमारी प्रोटोटाइप ड्रग है वो हमारी है मेट्रोनिडाज़ोल। इसको ध्यान रखना, जो हमारी मेट्रोनिडाज़ोल है ये एंटी अमीबिक है, बट अगर यहाँ पे मेलबेंडाज़ोल आएगा पेपर में तो मेलबेंडाज़ोल हमारी एंटी हेलमिंथिक है। तो इन दोनों ड्रग्स में कंफ्यूज मत होना। मेट्रोनिडाज़ोल एंटी अमीबिक है और वो हमारी एंटी हेलमिंथिक है। तो अब ये क्या करेगी, जो हमारी मेट्रोनिडाज़ोल है, यहाँ पे इसको पहले समझो, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होगा जिससे वो एटीपी बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। जो हमने ईटीसी पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट करेगा और वो एटीपी फॉर्मेशन करेगा। बट मेट्रोनिडाज़ोल क्या करती है, जब वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाती है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करके इस ड्रग के पास नाइट्रो ग्रुप होता है। तो जो नाइट्रो ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देता, वो इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है। एज अ रिजल्ट जब वो इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा तो एटीपी नहीं बनेगी, सेल एटीपी नहीं बनाएगा। एज अ रिजल्ट फ्री रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनने लग जाएंगी, जो हमारा अमीबा है उसके डीएनए को डैमेज कर देगी। तो मेट्रोनिडाज़ोल जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करी, उसके पास हमारा नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर दी, उसने फ्रीडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको एक्सेप्ट नहीं करने दी, जिससे हमारा क्या है फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, जिसने डीएनए को डैमेज किया और उसकी डेथ होगी, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, जो हमारी ऑक्सीजन है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ी होएगी, अगर एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ऑक्सीजन पड़ी होगी, तो अगर ऑक्सीजन पड़ी है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, इसमें से किसी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करने देगी। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो हमारी जो मेट्रोनिडाज़ोल है वो इनफेक्टिव है अगेंस्ट एरोब्स के, तो उनकी इनहेरिटेड रेजिस्टेंस है उनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ये हमारी ब्रेन में भी जाएंगी और टिश्यूज़ में जाती है। इसके ADRs क्या है, GIT, एलर्जिक और CNS वाला। जो इम्पोर्टेंट ADR है, इसका डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन होता है। जैसे डाइसल्फराम हमने अल्कोहल में पढ़ा था, वहाँ देते हैं ना मेन। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अल्कोहल ले रहा बंदा और उसने अगर साथ में ले ली तो उसको नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक और फ्लशिंग शुरू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बंदा अल्कोहल ले रहा है और उसके साथ उसने ये ड्रग ले ली तो नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, हेडेक और फ्लशिंग हो जाएगी। तो उसको अल्कोहल के साथ मेट्रोनिडाज़ोल नहीं देने देनी। GIT वाली तो वही एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग और मेटालिक टेस्ट है इसका। एलर्जिक में रैशेज़ हो जाएंगे, CNS में डिजीनेस और कन्फ्यूजन। तो इंपॉर्टेंट तुमने याद रखना है वो डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन है। मतलब तुम सब कुछ तो याद नहीं रख सकते, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो। इसमें डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन होता है और ये टेराटोजेनिक भी हो सकती है। अब बात करें इसकी ड्रग इंटरेक्शन की, तो इसकी ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि उनकी जो इनके साथ जो ड्रग्स है ना ये एंजाइम इनहिबिटर है। तो जो इसके साथ वारफरिन या ओरल कोई भी और ड्रग्स दे रहे हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और लिथियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करा देता है, तो लिथियम टॉक्सिसिटी करा देता है। वारफरिन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ करा रहा है और लिथियम की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करवा के टॉक्सिसिटी कर रहा है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस है, एक तो अमीबियासिस में ही, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर हमारा ट्राइकोमोनास है जो दूसरा अमीबा है उसमें यूज़ होता है। और हमारा अमीबा कौन सा, जियार्डिया में यूज़ होता है। तो अगर तुम्हें माइक्रो पता हो तो तुम कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जियार्डिया हो गया, ट्राइकोमोनास हो गया। उसके बाद एरोबिक के लिए तो यूज़ नहीं होता, तो एरोबिक वाला ब्लंडर मत करना। एनारोबिक में यूज़ होता है, एनारोबिक ब्रेन एब्सेस हुई है क्लोस्ट्रीडियम की वजह से या बैसिलस फ्रेजिलिस की वजह से। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हुआ है, विंसिट एंजाइन है, ठीक है। फिर H. पाइलोरी की इन्फेक्शन, कोलोरेक्टल सर्जरी, तो यहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली अमीबियासिस में ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जियार्डिया, एनारोबिक ब्रेन एब्सेस, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, विंसिट एंजाइना, H. पाइलोरी इन्फेक्शन और कोलोरेक्टल सर्जरी के प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ हो सकता है। और अगर हम इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो वो हमने ऊपर पहले ही देख लिए हैं, जिसमें हमारा मेजर एडवर्स इफेक्ट जो हमें याद रखना है डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन। तो हमारा मेट्रोनिडाज़ोल हो गया, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेट्रोनिडाज़ोल पे आए हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डायलॉक्सिनेट फ्यूरेट पे। तो डायलॉक्सिनेट फ्यूरेट देखते हैं वो क्या चीज़ होती है।
डायलॉक्सिनेट फ्यूरेट। ये देखो जो डायलॉक्सिनेट फ्यूरेट है वो हमारा अमाइड ग्रुप है, ठीक है। वो हमारा क्या करता है, जो ट्रोफोसाइट हमारे गट में है ल्यूमेन में, तो ये भी ल्यूमिनल हमारा अमीबिसाइड है, तो उसको किल करता है डायलॉक्सिनेट फ्यूरेट जो है हमारा ल्यूमिनल अमीबिसाइड है। हमने दो पढ़े थे ना, ल्यूमिनल और टिश्यू वाले, तो ये गट में कर रहा है, ये टिश्यू में किल नहीं करता, ठीक है। नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट टिश्यू ट्रोफोसाइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। जब हम इसको लेते हैं तो ये दो में बढ़ जाता है, डायलॉक्सिनेट में, और फ्यूरेट फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और ये हम लोग जो एमीबी कैरियर्स हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये, और इसको हम लोग 7 to 10 डेज़ के लिए लेते हैं। वेल टॉलरेटेड है और साइड इफ़ेक्ट्स कम करती है ये, ठीक है। तो बेसिकली हमारी डीलॉक्सिनेट फ्यूरेट में हमने क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। डीलॉक्सिनेट फ्यूरेट में कि ये हमारी ल्यूमिनल अमीबिसाइड है, तो हमारी गट में काम करेगी, टिश्यू जो ट्रोफोसाइट है उसको इफेक्ट नहीं करेगी, तो अमीबिक लिवर एब्सेस में यूज़ नहीं होगी, और हमारी अमीबिक कैरियर्स में हेल्पफुल है ये, ठीक है। और ये हमारी जो है वेल टॉलरेटेड होती है, तो इसमें ये याद रख लो, ठीक है। उसके बाद हमारी क्लोरोक्वीन का ये पॉइंट याद रखो कि वो इंटेस्टाइनल के लिए इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये गट में लो कंसंट्रेशन लेके आती है। तो ये हमारा रीजनिंग में आता है कि वाई क्लोरोक्वीन इज़ नॉट इफेक्टिव इन इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। तो बेसिकली ये लीवर के लिए होती है, ये टिश्यू वाली है। तो ये टिश्यू वाली क्यों है, क्योंकि इसमें इसकी गट में कंसंट्रेशन कम होती है, कंपेयर टू डैट ये लीवर में ज़्यादा जाती है, तो इस वजह से ये हेपेटिक अमीबियासिस में यूज़ होती है। ये लो कंसंट्रेशन इन गट वॉल एंड ल्यूमेन अटेन करती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया हुआ है ट्राइकोमोनासिस पे, जो हमारी ड्रग्स है उसकी फार्माकोथेरेपी। तो उसके लिए पहले ये मेमोनिक याद रखो, टीनी, सेकिनी, ऑर्नी और सतरानी। जो सतरानी थी वो टीनी थी, मतलब वो छोटी थी, सतरानी टीनी, ऑर्नी और एक हमारा सरनी, ठीक है। सतरानी हमारी टीनी, ऑर्नी और सरनी थी, टीनी, ऑर्नी और सरनी। इन सब के आगे डाजोल लगा दो, तो ये हमारी ट्राइकोमोनासिस के लिए फार्माकोथेरेपी होगी। टीनी, ऑर्नी, सकरनी और हमारी सतरानी, ये हमारी इसके लिए ड्रग्स होगी। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनका ल्यूमिनल अमीबिसाइडल एक्शन होता है। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो लिशमैनिया की ड्रग्स पे आया हुआ है, तो लिशमैनियासिस की ड्रग्स भी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारा विसरल लिशमैनिया होता है, जिसको हम कालाजार, डमडम फीवर भी बोलते हैं, और उसके अलावा हमारा होता है कुटेनियस लिशमैनियासिस। तो अगर हम बात करें विसरल लिशमैनियासिस में, उसमें हमारा होता है लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी जो है, एम्फोटेरेसिन बी की दूसरी फॉर्म है। इसका क्या इफेक्ट होता है कि एनीमिया कम होता है इससे, और इससे जो सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं वो भी, रैशेस वगैरह कंपेरेटिवली कम होते हैं। अब आगे बात करें कुटेनियस में, और इसमें साथ में हम पैरामोमिसिन दे सकते हैं, पैरामोमिसिन विद मल्टीफोसिन और पैरामोमिसिन, ये ड्रग्स दे सकते हैं। कुटेनियस लिशमैनियासिस के लिए हमारी कौन सी होगी, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, और ये हमने 2 बार देनी है। तो टॉक्सोप्लाज्मा का यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो ना। टॉक्सोप्लाज्मा में हमने ऊपर ड्रग्स उसके सारे नाम याद किए हैं, सट्टरानी, टीनी, ऑर्नी, सनी, ये सारी हम ट्राइकोमोनास के लिए देते हैं, ये ध्यान रखना। और अब टॉक्सोप्लाज्मा का देखेंगे। ट्राइकोमोनास का हो गया, एक टॉक्सोप्लाज्मा का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो है पायरामिथामीन और सल्फाडायाजीन है, ठीक है। इसका तो सिंपल है, जो हमारा सिक्वेंशियल ब्लॉक है वो हम दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हमारी ये वाली दोबारा देखते हैं लिशमैनिया के लिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाता है लिशमैनिया की ड्रग्स पे। तो लिशमैनिया के लिए हमारी कौन सी है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और हमारी पैरामोमिसिन, ठीक है। और ये हमारी दूसरी क्या है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन ही है कुटेनियस के लिए, ठीक है। फिर पायरामिथामीन और सल्फाडायाजीन।
और इसकी अल्टरनेटिव ड्रग्स हमारी दी हुई है, वो हमने नहीं करनी। एक इस पे क्वेश्चन आया हुआ है अल्टरनेटिव ड्रग पे, सोडियम स्टैबोग्लूकिनेट, ठीक है। तो सोडियम स्टैबोग्लूकिनेट हमारी विसरल लेशमानियासिस में यूज़ होती है जब हमारी पैरामोमिसिन और लिम्फोटायरिसिन ए बी से फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो सोडियम स्टैबोग्लूकिनेट का क्या तरीका है सॉरी, ये हमारी क्या करती है, इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं पता, बस ये टॉक्सिक कंपाउंड है जो एमेस्टिगोइड फॉर्म्स है मैक्रोफेज के अंदर, उसे किल कर दे। तो अब हम करने वाले हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी अलग से नोट आता है क्योंकि इस पे जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारा मेलबेंडाजोल अल्बेंडाजोल बनेगा, और इसके अलावा राउंडवॉर्म और हुकवॉर्म की फार्मेकोथेरेपी, राउंडवॉर्म और हुकवॉर्म्स की फार्मेकोथेरेपी पे नोट आता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अगर तुमने माइक्रो में पैरासाइटोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा, उसमें सिस्टोड होते हैं, ट्रेमाटोड और नेमाटोड होते हैं। तो बेसिकली हमारी जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं इन तीनों के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलबेंडाजोल, ठीक है। मेलबेंडाजोल में हमारा क्या है कि ये क्या करती है, बीटा ट्यूबुलिन होता है, ये हमारा जो पैरासाइट है उसमें बीटा ट्यूबुलिन होता है, साइटोस्केलेटन होता है जो उसको चाहिए होता है मोटिलिटी के लिए, तो ये उसको इनहिबिट कर देती है, तो वो मूव नहीं कर पाता, तो जहाँ उसने एक्शन करना है पैरासाइट वहाँ पहुँच नहीं पाता। इसके अलावा उसका ग्लूकोज भी ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से वो उसको एनर्जी नहीं मिलती। एज अ रिजल्ट जो पैरालाइज हो जाता है वो पैरासाइट जो है मूव नहीं कर पाता, इमोबलाइज हो जाता है और डाई कर जाता है, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होती, एनोरेक्सिया करता है। अब तुम खुद सोचो, पेट में उसके पैरासाइट है बंदे के, लेट्स इमेजिन छोटे बच्चे के, तो उसको भूख नहीं लगेगी, उसको उल्टी आने को होगी, वॉमिटिंग आएगी, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, स्किन में रैशेज और इचिंग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब मेलबेंडाजोल हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है छोटे बच्चों में और प्रेगनेंसी में, और ये राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, विप वॉर्म, पिन वॉर्म, जितने भी तुम्हें पता है सबके अगेंस्ट इफेक्टिव है। अब इसमें और कौन सी ड्रग्स होती हैं इस पे याद रखो, मनीपाल, पीडी। तो मेलबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इवरमेक्टिन, पायरेंटल पेमोट, प्रांजिक्वेंटल, डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, एल्बेंडाजोल और लिमामिसोल, एल्बेंडाजोल, लेमिमिसोल, प्राजिक्वेंटल और डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, ठीक है। अब अगली आ गई हमारी एल्बेंडाजोल। मेलबेंडाजोल का मेन इंपॉर्टेंट काम है बीटा ट्यूबुलिन को इनहिबिट करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम एल्बेंडाजोल के बारे में। एल्बेंडाजोल हमारी एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। ये क्या करती है, हमारी फैटी एसिड की, जब होता है फैटी एसिड, इसकी सिक्रीशन बढ़ा देता है। इसके अलावा हमने ग्लिसोफुल्विन पढ़ा था जो हमारा एंटी फंगल था, जो फैटी एसिड की प्रेजेंस में जिसकी ऑब्जर्प्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और ये हमारा किसके लिए होता है, हिडाटेड सिस्ट जो बनती है उसमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है। एल्बेंडाजोल जो है इसकी प्रॉपर्टी सेम मेट्रोनिडाजोल वाली है, सॉरी मेट्रोनिडाजोल तो हमारी एंटीएमबी का मेलबेंडाजोल जैसी है। ये इंपॉर्टेंट ब्लंडर नहीं करना, कई बार हो जाता है, ठीक है। जो है एल्बेंडाजोल वो प्रेफर की जाती है मेलबेंडाजोल के कंपैरिजन में हिडाटेड के लिए। इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा टॉलरेटेड होती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं, इस वजह से इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसका सिंगल डोज देना पड़ता है चिल्ड्रंस में भी और एडल्ट्स में भी। तो अब अगर इनके यूजेस की बात करें तो हमारा एक तो निमेटोड्स जो हैं उसके अगेंस्ट यूज़ होगा, और उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है इसका न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। तो न्यूरोसिस्टिसरकोसिस के ट्रीटमेंट पे भी अलग क्वेश्चन आ जाता है। तो एल्बेंडाजोल को हम प्रेफर करते हैं और प्राजिक्वेंटल को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मेलबेंडाजोल प्रेफर नहीं होती न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हमारी एल्बेंडाजोल के कंपैरिजन में प्राजिक्वेंटल प्रेफर करते हैं हम न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में। इसका क्या रीज़न है, जो हमारी प्राजिक्वेंटल है वो सस्ती है और उसका ट्रीटमेंट भी शॉर्ट होता है। उसके बाद वो ब्रेन और CSF में हमारी न्यूरोसिस्टिसरकोसिस हो रही है तो वहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा पहुँचती है और टॉक्सिक है और बेटर टॉलरेटेड है, ठीक है। और एल्बेंडाजोल की अगर हम साथ में उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, तो प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्बेंडाजोल इंक्रीज हो जाएगी जिससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। पर हमारी प्राजिक्वेंटल लेवल्स को वो इंक्रीज नहीं करता बल्कि कम करता है, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यूजुअली हम हाई डोसेस ग्लूकोकॉर्टिक के देते हैं
कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस ना हो जब पैरासाइट मर रहे होंगे। तो अगर हमारा अल्बेंडाजोल देंगे तो हमारी अल्बेंडाजोल के लेवल इंक्रीज हो जाएंगे, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जबकि प्राजिक्वेंटल के कम होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस पे अलग क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोगों ने अल्बेंडाजोल देनी है और प्राजिक्वेंटल देनी है। प्राजिक्वेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राजिक्वेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? चीपर है, ट्रीटमेंट इसका छोटा है, ब्रेन और CSF में चले जाती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से कंबाइन करेंगे तो उसमें प्लाज्मा लेवल इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने हाइड्रेटेड डिसीज़ में दे सकते हैं, उसमें हमने बोला था अल्बेंडाजोल दे सकते हैं। फिलेरियासिस में दे सकते हैं। तो बेशक तुम्हें जितने भी हमारे हेलमिंथिस पता है उसमें कुछ भी लिख सकते हो तुम, एंड्रोबियस वगैरह, ठीक है, टीनिया सोलियम, सैजिनेटा, वो सारे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। एक हमारी है पिपेवरिन। पिपेवरिन क्या करता है कि हमारी फ्लैसिड पैरालिसिस कर देता है वॉर्म की, जिससे पैरालाइज होके वो बाहर को गिर जाता है। ये हमारा MCQ में आ जाता है। पिपेवरिन हमारी क्या करता है? फ्लैसिड पैरालिसिस करता है। और हमारा जो पेरेंटल पैमियोएट है ये हमारा स्पास्टिक पैरालिसिस करता है। तो ये कंपैरिजन में आ जाता है। जो हमारा पिपेवरिन है, पिपेवरिन वो हमारा फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, और जो हमारा पेरेंटल पैमियोएट है वो हमारा स्पास्टिक पैरालिसिस करता है। तो पेरेंटल पैमियोएट क्या करता है? हमारा कोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करता है। कोलिन एस्ट्रेस का क्या काम होता है कि वो एसिटाइल कोलिन को तोड़ता है। तो अब एसिटाइल कोलिन टूटेगा नहीं, एसिटाइल कोलिन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एसिटाइल कोलिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा? निकोटिनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। तो निकोटिनिक रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो डीपोलराइज होता रहेगा, जिस वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगी और वॉर्म एक्सपेल होने लग जाएंगे, वर्मीफ्यूज। तो ये याद रखना, पेपेवरिन फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, ये स्पास्टिक करता है। स्पास्टिक करने के लिए ये एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करता है, जिससे परसिस्टेंटली डीपोलराइजेशन होती रहती है, ठीक है। उसके बाद आगे हमारा अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ओंकोरियासिस, ठीक है। ओंकोरियासिस कहाँ है? ये रहा। अब एक ओंकोरियासिस फॉर्मूला होता है, फिनोमिना। अब उसमें क्या होता है? जो हमारी डाई इथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट है, ठीक है, डाई इथाइल कार्बामेजिन हम यूजुअली विचेरिया के केसेस में देते हैं, विचोरिया बैंक्रॉफ्टाई और ब्रूगिया मलेई के केस में। तो इसमें हम क्या चाहते हैं कि जो पैरासाइट है वो ब्लड में आ जाए। यूजुअली अगर तुमने माइक्रो में पढ़ा होगा तो ये लिम्फ नोड में रेजिस्ट करता है, वहाँ पे रेस्ट कर रहा होता है, बट हम चाहते हैं कि वो ब्लड में आ जाए। तो जब वो ब्लड में आए उसके लिए हम देते हैं डाई इथाइल कार्बामेजिन, ठीक है। डाई इथाइल कार्बामेजिन हमारी माइक्रोफिलेरी पे काम करती है। तो ये जो है हमारी, जब हमने उसको डाई इथाइल कार्बामेजिन दी, उस वजह से वो क्या करता है? माइक्रोफिलेरिया के मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। जो विचोरिया बैंक्रॉफ्टी की फॉर्म है वो डैमेज हुआ, जिसकी वजह से ADRs क्या होंगे? एक तो हमारा जो ड्रग की वजह से होंगे ADRs, जो हमने डाई इथाइल कार्बामेजिन दी। दूसरा हमारा पैरासाइट की वजह से होंगे। ड्रग की वजह से तो नॉर्मल है, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक्स ही होगी। पर पैरासाइट की वजह से क्या होता है? प्रोटीन्स रिलीज करता है जब वो पैरासाइट मर रहा हो, और वो जो प्रोटीन्स है वो रिएक्शंस करते हैं, जिसे हम माजूटी रिएक्शन बोलते हैं। ओंकोरियासिस में बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो ओंकोसिरियासिस है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तो याद रखो रिएक्शन का नाम क्या है। रिएक्शन का नाम है मोजूटी रिएक्शन, ठीक है, मोजूटी रिएक्शन। ओंकोसिरियासिस क्या होता है हमारा? बेसिकली जो ओंकोसिरियासिस होता है, सिरियासिस, ये हमारा जो हमारा ब्लैक फ्ली है उसकी रेपिटेटिव बाइट्स की वजह से हुआ होता है, और इसमें हमारा ट्रॉपिकल डिसीज है। ये बेसिकली आइस को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इसमें माइकोफिलेरिया का ही रोल होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो तुमने याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें ओंकोसिरियासिस होएगी, जो हमने डाइथाइल कार्बामेजिन दे दी, तो जिस वजह से रिएक्शन होता है जिसमें बंदे को बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, फीवर, स्किन रैश, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जॉइंट पेन और लिम्फेडेनाइटिस, केराइटिस और यूरेटिस होगा। तो इसलिए हमने ओंकोसिरियासिस में नहीं देनी, बल्कि विचेरिया बैंक्रॉफ्टी में रिएक्शन माइल्ड होता है तो वहाँ हम दे सकते हैं। और उस वाले जगह पे हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
साथ में H1 ब्लॉकर दे के और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे के। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा समझो। जो हमारी डाइथाइल कार्बामेजीन है, जब उसको हम देते हैं तो डाइथाइल कार्बामेजीन को देने की वजह से हमारा क्या हुआ, ऑन्कोसिरियासिस होती है। ऑन्कोसिरियासिस बीमारी है, वहाँ पे अगर हमने डाइथाइल कार्बाजीन दे दी तो रिएक्शन हो जाएगा, जिसे हमने बोला माजूटी रिएक्शन। माजूटी रिएक्शन में क्या होता है, बंदे को इचिंग हुई, फीवर, स्किन रैश। पहले तो ये याद रखो, इचिंग, फीवर, स्किन रैश। उसके बाद हमारा आ गया नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक। नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, जॉइंट पेन, लिम्फेडेनाइटिस, कैरेटाइटिस और यूवियाइटिस। जॉइंट पेन, लिम्फेडेनाइटिस, कैरेटाइटिस और यूवियाइटिस, ये हो गया। और ये मिनिमाइज कैसे होता है, अगर हम इसमें साथ में H1 ब्लॉकर्स दे दे या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे दे तो ये रिएक्शन हमारे कम हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। और इसका यूजेस कहाँ होता है, डाइथाइल कार्बामेजीन का फिलरियासिस में, जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी के थ्रू होता है। और दूसरा हमारा ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया, जो हमारा विचेरिया की वजह से दोबारा होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया फिर ऑन्कोसिरियोसिस में और स्ट्रोंगिलाइडाइसिस में। अब हमने बोला ऑन्कोराइसिस में हम डाइथाइल कार्बामेजीन नहीं दे सकते, तो अगर हम डाइमिथाइल कार्बामेजीन नहीं दे सकते तो हम कौन सी ड्रग देते हैं, इसमें हम देते हैं एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन क्या करती है, ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स को ओपन कर देती है। ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स हमारे ओपन हो जाते हैं तो हमारा ग्लूटामेट जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद हम लोग गाबा भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों ग्लूटामेट और गाबा दोनों हमारे इंक्रीज हो गए। एज अ रिजल्ट हमारा वॉर्म डिपोलराइज, हाइपरपोलराइज होता रहेगा। एज अ रिजल्ट ज़्यादा हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी गाबा की वजह से और हमारे वॉर्म की पैरालिसिस होकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो इवरमेक्टिन हमारी ऑन्कोसिरियोसिस पे यूज़ हो सकती है। तो ऑन्कोसिरियोसिस पे अलग से नोट आ सकता है, इसमें आप लिख सकते हो टॉपिकल इन्फेक्शन है ड्यू टू पैरासाइट। और इसमें हमने डाइथाइल कार्बामेजीन जो है वो नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, क्योंकि इसमें मजूटी रिएक्शन हो जाता है। मजूटी रिएक्शन में बता दो तुम उसको, इचिंग, रैश हो जाती है, कैरोटाइटिस, यूवियाइटिस, ये सारा कुछ हो जाता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, इवरमेक्टिन देनी है, जो गाबा को इनहिबिट करके हाइपरपोलराइजेशन करके पैरासाइट की डेथ कराती है। तो ये चीज़ होगी। तो एवरमेक्टिन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है ऑन्कोसिरियासिस में, ठीक है। स्केबिस और पेंडुलोसिस में भी दे सकते हैं, जो हम अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं इसकी भी ड्रग्स। उसके अलावा हमारा इसका ADR हमने पढ़ लिया, मजूटी रिएक्शन होता है जो हमारा डाइथाइल कार्बामेजीन की वजह से होता है, पर एवरमेक्टिन भी करता है, वो थोड़ा करता है, ठीक है। प्राजिक्वेंटल इसके अलावा हमारी ड्रग होती है जो सेप्टिक पैरालिसिस करती है। इसका सिर्फ इतना याद रखो कि शिष्योस्टोमा में हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो प्राजिक्वेंटल है। इसके अलावा इसकी इतनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है फार्मेकोथेरेपी ऑफ हुकवॉर्म और हमारी जो दूसरी है राउंड वॉर्म की थेरेपी, उसके लिए हम लोग कौन सी ड्रग्स लिखेंगे। देखो एक तो हमारी जो कॉमन ड्रग्स है वही हो जाएंगी, देखो राउंड वॉर्म और हुकवॉर्म के लिए। तो राउंड वॉर्म्स के लिए हमारी एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल की मैकेनिज्म बता देना, उसका वही वाला सारे पॉइंट्स की सेम है। वो बीटा जो हमारा है, बीटा ट्यूबुलिन, उसको इनहिबिट कर देती है तो हमारा मोर्टेलिटी बंद हो जाती है। फिर मेबेंडाजोल, उसके अलावा हमारी पेरेंटल पोमेट, इसकी हमारी एसिटाइलकोलिन की वजह से स्पास्टिक पैरालिसिस वाला पॉइंट। तो इस वजह से मैंने तुम्हें तीनों समझाई थी। तो ये उसकी फार्मेकोथेरेपी होगी। अब ये हो गया। अब अगले वाले पार्ट में हम अगली ड्रग्स कवर करने वाले हैं, एंटी TB, लेप्रोसी, और फिर हम लोग एंटी कैंसर ड्रग्स भी करेंगे।